जी नेक्स्ट है, if A is a square matrix of order n, then determinant of KA is equal to K raised to the power n into determinant of A. अब इस प्रॉपर्टी में क्या बताया जा रहा है कि अगर हमारे पास A कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑर्डर n का, अगर हम इसको किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करने के बाद डिटरमिनेंट फाइंड करते हैं तो क्या होगा, A का जो डिटरमिनेंट है वो स्केलर से मल्टीप्लाई हो जाएगा और स्केलर की पावर n आ जाएगी, यानी जितना हमारे मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा उतनी स्केलर की पावर आ जाएगी। अब यहाँ पे एक्चुअली में हो क्या रहा होता है, देखिए इससे पहले हमने एक प्रॉपर्टी डिस्कस की थी जिसमें हमने ये देखा था कि अगर आपके पास कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, अगर आप उसकी किसी भी रो या कॉलम को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो जो स्केलर होगा वो उसके डिटरमिनेंट से भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अब इसी प्रॉपर्टी को हम कुछ इस तरह से भी देख सकते हैं कि अगर आप जिस भी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट इवेल्युएट कर रहे हैं, अगर उसकी किसी भी रो या कॉलम से कोई एलिमेंट कॉमन आ रहा है तो आप उसको बाहर निकाल के लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक मैट्रिक्स ले लें 2 4 6 -1 3 2 0 2 5, ठीक है, अब ये हमने एक मैट्रिक्स लिखा। अगर हमें कहा जाए कि इसका डिटरमिनेंट देखें तो डिटरमिनेंट में क्या होगा, यहाँ हमारे पास डिटरमिनेंट आ जाएगा। अब आप देख रहे हैं कि इसकी जो फर्स्ट रो है उसमें 2 कॉमन आ रहा है, तो डिटरमिनेंट में ऐसा हो सकता है कि अगर आप किसी भी एक रो में या किसी भी कॉलम में कोई एलिमेंट कॉमन है तो उसको बाहर निकाल के लिख सकते हैं आप। तो यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा 1 2 3 -1 3 2, बाकी एज इट इज 0 2 5। डिटर्मिनेंट में ऐसा कर लिया हमने कि हमने 2 को बाहर कॉमन ले लिया, लेकिन मैट्रिक्स में ऐसा नहीं हो सकता था। मैट्रिक्स में तब तक आप किसी एलिमेंट को इस तरह से बाहर कॉमन निकाल के नहीं लिख सकते जब तक वो उस मैट्रिक्स की हर एक एंट्री से कॉमन ना आ रहा हो। ठीक है, इसी तरह मल्टीप्लिकेशन का है, जब हम किसी मैट्रिक्स को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो उस मैट्रिक्स के हर एक एंट्री के साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाता है, लेकिन अगर आप डिटर्मिनेंट को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो उसी रो या कॉलम के साथ जाके मल्टीप्लाई होगा जिसके लिए आपने उसको मल्टीप्लाई किया। ठीक है, हर एक एंट्री के साथ जाके मल्टीप्लाई नहीं होगा। चलें अब हम इस प्रॉपर्टी को देखते हैं। हमें डिटरमिनेंट फाइंड करना है के ए का। के ए का मतलब ये है कि आपने मैट्रिक्स ए को स्केलर के से मल्टीप्लाई करना है। अभी हमने डिस्कस किया कि जब आप किसी मैट्रिक्स को स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो उसकी हर एक एंट्री के साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाता है। अब ए जो है, के जो है वो ए के हर एक रो के अंदर मौजूद होगा, क्योंकि हम देख रहे हैं कि के मल्टीप्लाई हो रहा है ए के साथ। अब ये हर एक रो के अंदर मौजूद है, जब आप डिटरमिनेंट लेंगे तो हर एक रो से इसको कॉमन निकाल के लिख सकते हैं और हर रो से सेपरेट कॉमन आएगा। अब टोटल n रोज हैं क्योंकि ऑर्डर n है मैट्रिक्स का, तो k टाइम कॉमन आ जाएगा बाहर, हर एक रो से सेपरेट कॉमन आएगा तो ये k टाइम कॉमन आ जाएगा और डिटरमिनेंट ऑफ a एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, अब ये k टाइम कॉमन लिया था तो ये k रेज टू द पावर n हो जाएगा और डिटरमिनेंट ऑफ a हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम इसको देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास प्रॉपर्टी है, डिटरमिनेंट ऑफ अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑड ऑर्डर इज ऑलवेज जीरो, यानी अगर आपके पास कोई भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर जो है वो ऑड है तो फिर उसका डिटरमिनेंट हमेशा क्या होगा, जीरो होगा। अब इसे किस तरह से प्रूव किया जाएगा, फर्स्ट हम क्या करते हैं, कंसीडर कर लेते हैं ए स्क्वायर मैट्रिक्स है और ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, इसका जो ऑर्डर है वो ऑड है, ऑर्डर एन है और एन क्या है, कोई ऑड नंबर है। ठीक है, अब ए क्योंकि स्क्यू सिमेट्रिक है, इसका मतलब ए का जब हम ट्रांसपोज लेते हैं तो ये माइनस ए के इक्वल आ जाता है। अब हमें बात करनी है इसके डिटरमिनेंट की, इसलिए दोनों साइड पे डिटरमिनेंट अप्लाई कर दें। जब आप डिटरमिनेंट अप्लाई करेंगे आ जाएगा ए ट्रांसपोज डिटरमिनेंट इक्वल टू माइनस ए डिटरमिनेंट। अब हम एक और प्रॉपर्टी यूज करेंगे जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली है कि जब भी आपके पास कोई स्क्वायर मैट्रिक्स होता है उसका और उसके ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट इक्वल होते हैं, तो यहाँ ए ट्रांसपोज डिटरमिनेंट को आप ए डिटरमिनेंट लिख सकते हैं। यहाँ क्या आएगा, यहाँ ये प्रॉपर्टी यूज करेगी जो अभी हमने प्रूफ की है। आप देख रहे हैं यहाँ पे ए मैट्रिक्स के साथ -1 मल्टीप्लाई हो रहा है, -1 एक स्केलर है जो कि ए के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। इसका मतलब ये है कि जब आप इसको -1 से मल्टीप्लाई करने के बाद इस डिटरमिनेंट को इवेल्युएट करेंगे तो ये जो -1 है ये बाहर आ जाएगा स्केलर और इसकी पावर आ जाएगी n। जितना मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा उतना स्केलर की पावर आ जाएगी। अब स्केलर यहाँ पे -1 था, मैट्रिक्स का ऑर्डर n था तो ये पावर n आ गई, बाकी क्या आएगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए। ठीक है, अब आप देख सकते हैं क्योंकि हमें गिवन था जो n है वो एक ऑड नंबर है, तो ऑड होने की वजह से ये जो -1 की जब आप ऑड लेंगे पावर, ऑड पॉजिटिव इंटीजर जब हम इसकी पावर लेंगे तो ये -1 आ जाएगा इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए आ जाएगा, यानी हमारे पास आया माइनस डिटरमिनेंट ऑफ ए। इस माइनस डिटरमिनेंट ऑफ ए को आप इस साइड पे लें तो ये क्या हो जाएगा, ए प्लस डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू जीरो। ए प्लस डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या हो गया, सॉरी, ए डिटरमिनेंट ऑफ ए प्लस डिटरमिनेंट ऑफ ए ये हो गया 2 टाइम डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू जीरो। अब 2 तो इक्वल टू जीरो नहीं होता, इसका मतलब डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू जीरो है। तो याद रखिएगा जब भी आपके पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा ऑड ऑर्डर का, उसका डिटरमिनेंट हमेशा क्या होगा, इक्वल टू जीरो होगा। इससे एक और बात भी आप नोट कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास डिटरमिनेंट इक्वल टू जीरो आया है, इसका मतलब जो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा ऑड ऑर्डर का
वो इन्वर्टिबल नहीं होगा, उसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो ये बात आपने याद रखनी है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास है, if two or more rows or columns of n by n matrix are linearly dependent, then determinant of A equal to 0। यानी अगर आपके पास कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स गिवन है, अगर उसकी कोई सी भी दो रोज या कॉलम्स लीनियरली डिपेंडेंट हो जाती हैं, तो उस सूरत में उस मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट होगा वो इक्वल टू 0 होगा। अब ऐसा क्यों होता है, इसे हम देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम एक मैट्रिक्स ले लेते हैं, A इक्वल टू 2 3 1 4 6 2, और फिर हम ले लेते हैं -1 3 2। अब कि हमने एक मैट्रिक्स ले लिया, अगर हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करें तो आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ डिटर्मिनेंट आ जाएगा। क्या क्या डिटर्मिनेंट, आप देख सकते हैं ये जो हमने मैट्रिक्स लिया है, इसकी जो दो रो है, फर्स्ट टू रोज, अब देखें जो सेकंड रो है ये किस तरह से बन रही है, फर्स्ट रो के जरिए बनाई जा सकती है। अगर मैं फर्स्ट रो को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास सेकंड रो बन जाती है। फर्स्ट रो क्या है, 2 3 1, इसको 2 से मल्टीप्लाई करें 4 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 1, ठीक है, सॉरी यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो आपने देखा कि मैंने रो 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया, मेरे पास सेकंड रो बन गई। तो इसका मतलब है रो 1 और रो 2 आपस में क्या है, लीनियरली डिपेंडेंट है। यानी जब भी आपके पास कोई भी एक रो किसी दूसरी रो के स्केलर मल्टीपल से बन जाएगी, तो इसका मतलब वो दोनों रोज आपस में क्या होंगे, लीनियरली डिपेंडेंट होगी। इसी तरह आप कॉलम के लिए बात कर सकते हैं कि अगर आपके पास कोई से दो कॉलम्स किस तरह से हैं कि एक कॉलम को दूसरे कॉलम के स्केलर मल्टीपल से बनाया जा सकता है, तो वो दोनों कॉलम भी लीनियरली डिपेंडेंट होंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ लेते हैं -1 3 2, यहाँ आ जाएगा -3, ठीक है, 9 6 0 3 1। अब ये एक मैट्रिक्स हमने ले लिया। अगर आप देखिए जो इसका जो फर्स्ट और सेकंड कॉलम है ये लीनियरली डिपेंडेंट है। क्यों? क्योंकि जो सेकंड कॉलम है वो फर्स्ट कॉलम को 3 से मल्टीप्लाई करके बनाया जा सकता है। ये दोनों एक दूसरे के, यानी ये जो मैट्रिक्स C2 है ये हमारे पास स्केलर मल्टीपल है C1 का। ठीक है, तो जब भी आपके पास इस तरह से हो कि कोई भी एक रो दूसरी रो के स्केलर मल्टीपल से बन जाए, या कोई भी कॉलम दूसरे कॉलम के स्केलर मल्टीपल से बन जाए, तो वो दोनों कॉलम्स या वो दोनों रोज आपस में क्या होते हैं, लीनियरली डिपेंडेंट होते हैं। अब इस तरह के मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट होगा वो हमेशा इक्वल टू 0 होगा। अब इसको भी हम देख लेते हैं कि 0 क्यों होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसकी बात करें, जब आप डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, ये आ जाएगा ए का डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू, आप देख सकते हैं कि सेकंड रो से 2 को कॉमन लिया जा सकता है। चलें जी, कॉमन ले ले। डिटर्मिनेंट में हम कॉमन ले सकते हैं अगर किसी भी रो में कोई एलिमेंट कॉमन है तो इस पूरी रो में ये कॉमन आ रहा था 2, हमने बाहर निकाल लिया, बाकी क्या बचा 2 3 1 यहाँ से। जब यहाँ से 2 को कॉमन लेके जाएंगे तो ये 2 3 1 -1 3 2, बाकी एंट्रीज एज इट इज। अब आप देख रहे हैं कि इस डिटर्मिनेंट में ये दो रोज जो है वो आइडेंटिकल हो गई हैं। और हमने ये भी प्रॉपर्टी डिस्कस की थी डिटर्मिनेंट की कि अगर डिटर्मिनेंट में कोई सी दो रोज या कॉलम आइडेंटिकल हो जाते हैं तो उसका डिटर्मिनेंट 0 होता है। तो ये डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, 0। 2 इंटू 0 ये भी 0। इसी तरह आप इसको भी देख सकते हैं, यहाँ से आप अगर C2 में से 3 को कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ भी डिटर्मिनेंट है। ठीक है, अब हम डिटर्मिनेंट की बात कर रहे हैं। जब आप यहाँ से 3 को कॉमन लेके जाएंगे, क्या बचेगा, 1 -3 0 3 3 1। सेकंड कॉलम की हम बात कर रहे हैं, और यहाँ पे 1 आ जाएगा, सेकंड कॉलम से हमने कॉमन लिया है, तो यहाँ कॉमन लेंगे क्या आ जाएगा, फर्स्ट कॉलम एज इट इज, सेकंड कॉलम से मैंने 3 को कॉमन ले लिया। ठीक है, तो ये आ गया -1 3 2, बाकी थर्ड कॉलम एज इट इज। तो आप देख सकते हैं कि ये जो दोनों कॉलम है C1 और C2 ये आइडेंटिकल हो गए, तो इसका डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, 0। 3 इंटू 0 क्या आ गया, 0। तो याद रखिएगा जब भी आपके पास कोई भी मैट्रिक्स ऐसा हो जिससे कोई सी दो रोज या कॉलम जो है वो लीनियरली डिपेंडेंट हो जाए, तो उसका जो डिटर्मिनेंट होगा वो भी हमेशा किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास एक और प्रॉपर्टी है, let A be n by n matrix, then determinant of A equal to 0 if and only if rank of A is less than n। यानी अगर हमारे पास कोई स्क्वायर मैट्रिक्स गिवन है जिसका डिटर्मिनेंट 0 है, तो जो उस मैट्रिक्स का रैंक होगा वो उसके ऑर्डर से लेस होगा। इसे हम पहले भी देख चुके हैं, जब हमने रैंक का टॉपिक किया था हमने देखा था कि अगर आपके पास कोई भी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होता है, यानी जिसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो हो, उसका रैंक उसके ऑर्डर के इक्वल होता है। ये हम ऑलरेडी रैंक के टॉपिक में देख चुके हैं। अब हमें क्या गिवन है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या है, 0 के इक्वल है। अब ये रिजल्ट जो है वो इफ एंड ओनली इफ के साथ है। फर्स्ट हम सपोज करेंगे कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 है और प्रूफ कर देंगे कि रैंक ऑफ ए क्या होगा, लेस देन एन होगा।
कन्वर्स में हम रैंक ऑफ ए लेस देन एन सपोज करेंगे और प्रूफ करेंगे कि फिर डिटर्मिनेंट किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। चलें देखें सही। अब अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0 है तो इसका जो रैंक होगा वो n के इक्वल तो हो नहीं सकता, क्योंकि n के इक्वल सिर्फ कब होगा जब a नॉन सिंगुलर होगा। अब अगर a के का जो डिटर्मिनेंट है वो 0 के इक्वल है, इसका मतलब n के इक्वल रैंक नहीं है। रैंक क्या होगा फिर, लेस देन n होगा। क्यों क्यों लेस देन n होगा, क्योंकि जो रैंक होता है किसी भी मैट्रिक्स का वो उसके ऑर्डर से बढ़ नहीं सकता। अगर ऑर्डर के इक्वल नहीं है तो फिर मस्ट क्या होगा, उससे लेस होगा। ठीक है, तो हमने देखा कि अगर डिटर्मिनेंट किसी मैट्रिक्स का 0 हो जाता है तो उसका रैंक उसके ऑर्डर से लेस हो जाता है। अब हम कन्वर्स में सपोज करेंगे कि जो रैंक है वो ऑर्डर से लेस है और प्रूफ करेंगे कि फिर डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, चलें जी। रैंक ऑफ ए लेस देन एन हमने सपोज कर लिया। जो किसी भी मैट्रिक्स का रैंक होता है वो बेसिकली क्या होता है, मैक्सिमम नंबर ऑफ रोज या फिर मैक्सिमम नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट रोज या फिर मैक्सिमम नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट कॉलम्स होते हैं। अगर ये रैंक जो है वो लेस देन एन है, इसका मतलब यह है इस मैट्रिक्स की जो लीनियरली इंडिपेंडेंट रोज या कॉलम्स है वो एन से लेस है। ठीक है, इसका मतलब कोई सी दो रोज या ज्यादा आपस में क्या है, लीनियरली डिपेंडेंट है। और अभी हमने ये देखा कि अगर किसी मैट्रिक्स की कोई सी दो रोज या कॉलम आपस में लीनियरली डिपेंडेंट होते हैं तो उनका डिटर्मिनेंट क्या होता है, 0 होता है। तो इसी रिजल्ट को यूज करते हुए हमें क्या मिल गया यहाँ से, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0। तो ये हमने प्रूव कर दिया। अब आप याद रखिएगा कि 0 जो है वो किसी भी मैट्रिक्स का अगर डिटर्मिनेंट आ रहा है, इसके लिए हमने काफी केसेस डिस्कस किए हैं जहां हम डायरेक्टली बता सकते हैं कि मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या है, 0 है। एक हमने देखा था कि अगर हमारे मैट्रिक्स की कोई भी रो या कॉलम पूरी की पूरी 0 हो जाती है तो उस सूरत में उसका डिटर्मिनेंट क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। फिर हमने देखा कि अगर किसी स्क्वायर मैट्रिक्स की कोई सी दो रो या कॉलम आइडेंटिकल हो जाते हैं फिर भी हमारा डिटर्मिनेंट क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। फिर देखा कि अगर हमारे पास कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स गिवन है और उसकी कोई सी दो रोज या कॉलम आपस में लीनियरली डिपेंडेंट हो जाते हैं तो भी उनका डिटर्मिनेंट उस मैट्रिक्स का क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। और अगर किसी मैट्रिक्स का जो रैंक है वो उसके ऑर्डर से लेस होगा तो भी उसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, इक्वल टू 0 होगा। तो ये आपने याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास बड़ा ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसे हमने अच्छी तरह करना है। इसके बाद इसे आगे आगे भी हम इसे यूज करेंगे नेक्स्ट रिजल्ट प्रूव करने के लिए। चलें जी, रिजल्ट देख लेते हैं क्या है। For any two elementary matrices E1, E2, determinant of E1 into determinant of the product E1, E2 equal to the product of the determinant of E1 and determinant of E2। ठीक है, अब बड़ा ही खूबसूरत ये रिजल्ट है। यहाँ हम इसको प्रूव करने जा रहे हैं एलिमेंट्री मैट्रिसेस के, जो स्पेशल टाइप के मैट्रिसेस है। इन जनरल हम इसे प्रूफ अभी हम नहीं कर रहे, आगे जाके प्रूफ करेंगे कि अगर आपके पास कोई से भी दो जो है वो स्क्वायर मैट्रिसेस दे दिए जाते हैं सेम ऑर्डर के, तो जो उनके प्रोडक्ट का डिटर्मिनेंट होता है वो एक्चुअली इक्वल होता है उनके डिटर्मिनेंट के प्रोडक्ट के। ये हमारे पास रिजल्ट जो है वो इन जनरल होल्ड करता है। इसे हम बाद में प्रूव करेंगे, इससे पहले हम इसको प्रूव करने जा रहे हैं एलिमेंट्री मैट्रिसेस के लिए। ठीक है, एलिमेंट्री मैट्रिसेस कैसे होते हैं, चैप्टर 3 में हमने इनके बारे में डिटेल में डिस्कस किया था। एलिमेंट्री मैट्रिक्स हमारे पास ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसे हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स से बनाते हैं बाय अप्लाइंग एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस। ठीक है, कोई भी एलिमेंट्री रो ऑपरेशन अगर आप किसी आइडेंटिटी मैट्रिक्स पे अप्लाई करते हैं तो आपको एक एलिमेंट्री मैट्रिक्स मिल जाता है। ठीक है, अब हमें ये प्रूव करना है कि अगर E1 E2 ये कोई से दो एलिमेंट्री मैट्रिक्स हो तो जो इनका डिटर्मिनेंट होगा प्रोडक्ट का E1 E2 ये किसके इक्वल होगा, इनके डिटर्मिनेंट के प्रोडक्ट के, डिटर्मिनेंट ऑफ E1 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ E2 के। ठीक है, चलें जी। इसके लिए हम इस साइड को भी जो है वो चेक करेंगे और इसे भी चेक करेंगे। अगर दोनों का रिजल्ट इक्वल आ गया तो हमारे पास ये जो है वो रिजल्ट प्रूव हो जाएगा। ठीक है, अब E1 क्योंकि E1 और E2 ये दो एलिमेंट्री मैट्रिसेस हैं, हम सपोज कर लेते हैं कि E1 को हम किस तरह से बना रहे हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स की कोई सी दो रोज को इंटरचेंज करके बना रहे हैं। ठीक है, मैं E1 को किस तरह से बना रही हूँ, बाय इंटरचेंजिंग, क्योंकि इसको हमने आइडेंटिटी मैट्रिक्स से बनाना है। हम इसको बना रहे हैं बाय इंटरचेंजिंग एनी टू रोज, कुछ सी दो रोज को मैंने इंटरचेंज कर लिया और मेरे पास ये मैट्रिक्स बन गया ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसी तरह मैं E2 को सपोज कर लेती हूँ कि E2 को मैं किस तरह से बना रही हूँ, इसको भी मैंने आइडेंटिटी मैट्रिक्स से बनाना है और हमने एलिमेंट्री ऑपरेशन अप्लाई करते हुए बनाना है। तो एलिमेंट्री ऑपरेशन हमें पता है 3 ही होते हैं कि आप किसी कोई सी दो रोज को इंटरचेंज कर सकते हैं, किसी भी रो को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं और किसी एक रो में किसी दूसरी रो का स्केलर मल्टीपल आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे काम आप कर सकते हैं। अब हम सपोज कर लेते हैं कि E2 को हम किस तरह से बना रहे हैं, बाय मल्टीप्लाइंग, हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स की किसी रो को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करके बना रहे हैं बाय मल्टीप्लाइंग एनी रो ऑफ I बाय अ स्केलर, और वो स्केलर हम ले लेते हैं C। ठीक है, अब आपने याद रखना है कि हमने E1 और E2 को किस तरह से बनाया है। अब हम बात करते हैं कि डिटर्मिनेंट की, हम क्या फाइंड करेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ E1 फाइंड करेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ
E2 फाइंड करेंगे। इन दोनों डिटर्मिनेंट को फाइंड करने के बाद प्रोडक्ट लेंगे, इसको चेक करेंगे और फिर यहाँ क्या करेंगे, E1 E2 का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे और देखेंगे क्या ये वैल्यू इक्वल आती है। पहले हम फाइंड कर लेते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ E1। जब आप E1 का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे तो आपको ये पता है कि जो E1 है हमने इसको किस तरह से बनाया है, हमने आइडेंटिटी मैट्रिक्स की कोई सी दो रोज को इंटरचेंज करने के बाद बनाया है। यानी अगर आप फिर से इधर कोई सी दो रोज को इंटरचेंज कर दें तो आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स फिर से आ जाएगा। लेकिन आपको पता है कि जब आप डिटर्मिनेंट में कोई सी दो रोज को या कॉलम को इंटरचेंज करते हैं तो बाहर माइनस आ जाता है। ये माइनस आ जाएगा, बाकी जो मैट्रिक्स है वो क्या बन जाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगा। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट होता है वो 1 होता है, तो ये -1, ये -1 आ जाएगा। ठीक है, -1 से मल्टीप्लाई करके ये -1 आ गया। अब हमें फाइंड करना है E2 का डिटर्मिनेंट। जब आप E2 के डिटर्मिनेंट की बात करेंगे तो आप देखें आपने E2 को किस तरह से बनाया था। E2 को हमने बनाया था आइडेंटिटी मैट्रिक्स की किसी रो को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करके। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे बेसिकली है तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स, लेकिन उसकी रो किसी स्केलर से मल्टीप्लाई हो रही है। जिस रो में कोई स्केलर हमने मल्टीप्लाई किया था उसको बाहर कॉमन लेके लिख सकते हैं। डिटर्मिनेंट में अगर किसी भी रो में कोई एलिमेंट कॉमन आ रहा होता है उसको आप बाहर निकाल के लिख सकते हैं। तो बाहर हमारे पास स्केलर आ जाएगा जिसको हमने क्या लिया था, सी लिया था। बाकी क्या बचेगा, बाकी आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगा। और आपको पता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या होता है, 1 होता है। तो ये C/1 आ गया, ये आपके पास C आ गया। आपने देखा हमने डिटर्मिनेंट ऑफ E1 फाइंड कर लिया और डिटर्मिनेंट ऑफ E2 भी फाइंड कर लिया। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, इनका प्रोडक्ट चाहिए। चेक करें क्या आएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ E1 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ E2। जब आप प्रोडक्ट लेंगे ये -1 इंटू से ये क्या आ जाएगा, माइनस। तो ये हमने कर ली है राइट साइड। अब लेफ्ट साइड को देखते हैं। जब आप लेफ्ट साइड को लेंगे तो ये आ जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ E1 E2। ठीक है, जब आप इन दोनों एलिमेंट्री मैट्रिसेस का प्रोडक्ट लेंगे तो जो प्रोडक्ट के बाद मैट्रिक्स बनेगा उसमें ये दोनों ऑपरेशन इकट्ठे होके आ जाएंगे। यानी हमने क्या किया था, आइडेंटिटी मैट्रिक्स की कोई सी दो रोज को इंटरचेंज किया था और किसी एक रो को हमने क्या किया था, स्केलर से मल्टीप्लाई किया था। अब ये जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स होगा इसमें ये दोनों ऑपरेशन इकट्ठे होके आ जाएंगे। तो अब हम उन्हें वापस कर सकते हैं। हमने जिन दो रोज को इंटरचेंज किया था इनको एक बार फिर से इंटरचेंज कर दें। और आपको पता है जब आप डिटर्मिनेंट में कोई सी दो रोज को इंटरचेंज करेंगे तो बाहर माइनस आ जाएगा। उसके बाद आप देखें कि हमने E2 के लिए क्या किया था, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के एक रो को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई किया था। अब डिटर्मिनेंट में अगर इसका मतलब ये है कि जिस रो में हमने मल्टीप्लाई किया था स्केलर से उसको आप बाहर कॉमन लेके लिख सकते हैं क्योंकि ये तो डिटर्मिनेंट है। डिटर्मिनेंट में ऐसा हो सकता है कि अगर किसी रो में कोई एलिमेंट कॉमन आ रहा है आप उसको बाहर निकाल के लिख दो। हमने सी से मल्टीप्लाई किया था, बाहर निकाल के लिख दिया। अब ये जो दोनों ऑपरेशन जब बैक हो चुके हैं तो इसका मतलब ये जो मैट्रिक्स है ये फिर से क्या बन गया, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया। ये आ जाएगा -C। और डिटर्मिनेंट ऑफ I किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल। तो ये -1 आ गया, सॉरी C से मल्टीप्लाई होके क्या हो गया, -C। चलें जी, आप चेक कर सकते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ E1 E2 किसके इक्वल है, -C। और डिटर्मिनेंट ऑफ E1 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ E2 ये भी -C के इक्वल है। इसका मतलब हमने प्रूव कर दिया कि जो प्रोडक्ट है E1 E2 इसका डिटर्मिनेंट इक्वल होता है इनके डिटर्मिनेंट के प्रोडक्ट के। तो ये रिजल्ट अब आपने याद रखना है, आगे हमारे काम आएगा। अभी हमने इसे सिर्फ एलिमेंट्री मैट्रिसेस के लिए प्रूव किया है। इन जनरल हर यानी कि कोई से भी दो मैट्रिसेस के लिए हमने प्रूव नहीं किया इसे, वो भी हम करेंगे। ठीक है जी, नेक्स्ट है फॉर एनी n by n मैट्रिसेस A and B डिटर्मिनेंट ऑफ AB इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ B इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ B इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ A इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ BA। अब ये रिजल्ट भी इंटरेस्टिंग है क्योंकि इन जनरल हमारे पास मैट्रिसेस में जरूरी नहीं है कोई से दो स्केयर मैट्रिक्स आप लें उनका प्रोडक्ट लें तो वो इक्वल आ जाए BA के, क्योंकि मैट्रिसेस में इन जनरल कम्यूटेटिव लॉ होल्ड नहीं करता। लेकिन जो डिटर्मिनेंट ऑफ A B होता है उसकी और डिटर्मिनेंट ऑफ BA की जो वैल्यू होती है वो हमेशा इक्वल होती है। ठीक है, चलें जी, इसे हमें प्रूव करना है। फर्स्ट हम ये प्रूव करेंगे कि जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए भी है ये इक्वल होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी। इसे प्रूव करने के लिए हम जो है केसेस बनाएंगे। ठीक है, केस 1 बनाएंगे। क्या बनाएंगे केस 1 में कि हमारे पास ये जो दोनों मैट्रिसेस हमें गिवन है ऑर्डर n by n के ए और बी, ये दोनों के दोनों नॉन सिंगुलर हैं। ये सपोज कर लेंगे लेट ए एंड बी बोथ आर नॉन सिंगुलर। अगर ये दोनों नॉन सिंगुलर हैं इसका मतलब ये है, चैप्टर 3 में हमने एक रिजल्ट पढ़ा था कि अगर आपके पास कोई भी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो तो वो रो इक्विवेलेंट होता है हमेशा आइडेंटिटी मैट्रिक्स के। ठीक है, चलें जी, इसका मतलब ये मैट्रिक्स ए
और मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपस में क्या है, रो इक्विवेलेंट है। अगर ये रो इक्विवेलेंट है तो हम इसको किस तरह से लिख सकते हैं, क्योंकि ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्विवेलेंट है, तो यहाँ आ जाएगा मैट्रिक्स ए और इसके साथ p मल्टीप्लाई हो जाएंगे एलिमेंट्री मैट्रिसेस ए टू अप टू सो ऑन ई एन। ठीक है, उसके बाद इसी तरह बी भी क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स के रो इक्विवेलेंट है, क्योंकि ये भी नॉन सिंगुलर है, तो आप इसको भी इस फॉर्म में लिख सकते हैं। यहाँ आ जाएगा आई एन इक्वल टू, यहाँ पे बी आ जाएगा, ई वन की जगह हम चेंज करने के लिए यहाँ पे जो एलिमेंट्री मैट्रिसेस ले रहे हैं उनको हम एफ वन एफ टू सो ऑन एफ आर इससे डिनोट कर देते हैं। ठीक है, अब ये क्यों आया, किस तरह से आया, इसके लिए आप चैप्टर 3 देख सकते हैं, वहाँ हमने इन डिटेल डिस्कस किया है। अब देखें, क्योंकि हमारे पास ये जो एलिमेंट्री मैट्रिसेस होते हैं ये भी नॉन सिंगुलर होते हैं, और नॉन सिंगुलर है इसका मतलब ये इन्वर्टिबल होंगे, और इसी तरह ए को हमने ऑलरेडी लिया है कि ए भी नॉन सिंगुलर है, बी भी नॉन सिंगुलर है, इसका मतलब इन दोनों के इन्वर्स भी एग्जिस्ट करेंगे। अब हम क्या कर सकते हैं, दोनों साइड पे इन्वर्स अप्लाई कर दें। जब आप इन्वर्स अप्लाई करेंगे तो यहाँ से आपके पास क्या आएगा, आइडेंटिटी का इन्वर्स, और यहाँ आपके पास ये जो प्रोडक्ट है इस पूरे प्रोडक्ट का इन्वर्स आ जाएगा ई एन, और यहाँ पे ई एन माइनस वन होगा कहीं, और यहाँ ई टू ई वन और ए इसका इन्वर्स आ गया। तो आइडेंटिटी तो सेल्फ इन्वर्स होती है, आइडेंटिटी आ गया, और यहाँ रिवर्सल ऑर्डर अप्लाई होगा, ये ए इन्वर्स आ जाएगा, ई वन इन्वर्स आ जाएगा, ई टू इन्वर्स आ जाएगा अप टू सो ऑन ई एन माइनस वन इन्वर्स और ई इन्वर्स आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद अब आप क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे ए को प्री मल्टीप्लाई कर लेते हैं। हम क्या करना चाह रहे हैं, ए मैट्रिक्स की वैल्यू फाइंड करना चाह रहे हैं इन टर्म्स ऑफ एलिमेंट्री मैट्रिसेस। ठीक है, तो ए की वैल्यू फाइंड करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, दोनों साइड पे ए से मल्टीप्लाई कर दें। ए जब आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा ए ही आ जाएगा, और ए इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई होकर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स को जब आप किसी भी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पे एलिमेंट्री मैट्रिक्स एज इट इज आ जाएंगे, ई टू इनवर्स और इसी तरह प्लस वन ई एन माइनस वन इनवर्स और ई एन इनवर्स। ठीक है, इसी तरह अगर आप बी को देखेंगे तो बी भी हमारे पास कुछ इसी फॉर्म में इक्वल आ जाएगा। जी, अगर हम बी पे ये काम करेंगे तो बी भी हमारे पास इसी फॉर्म में आ जाएगा, ये आ जाएगा एफ वन इनवर्स एफ टू इनवर्स अप टू सो ऑन एफ आर इनवर्स। ठीक है, उसके बाद ये भी हमारे पास ई वन ई टू ये सारे क्या थे, एफ वन एफ टू ये सारे के सारे हमारे पास एलिमेंट्री मैट्रिसेस थे, इनके जो इनवर्स है ये भी एलिमेंट्री मैट्रिसेस होंगे। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, हमें तो प्रोडक्ट चाहिए ए बी, अब ये प्रोडक्ट फाइंड करेंगे हम। जी, ये प्रोडक्ट ए बी किसके इक्वल आ जाएगा, ए और बी की हम वैल्यू फाइंड कर चुके हैं, आपके पास ए किसके इक्वल है, ई वन इनवर्स ई टू इनवर्स अप टू सो ऑन, ये कहाँ तक जा रहा है एन तक, ई एन इनवर्स, और इसी तरह हमारे पास बी किसके इक्वल है, एफ वन इनवर्स एफ टू इनवर्स, और ये कहाँ तक जा रहा है आर तक, तो एफ आर इनवर्स आ जाएगा। ठीक है, अब हमें इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, तो डिटर्मिनेंट ले लें दोनों साइड पे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ ये जितने भी एलिमेंट्री मैट्रिसेस है यहाँ पे दोबारा से आ जाएंगे सारे के सारे, तो ये आ जाएगा। अभी आप देखिए कि हमने एलिमेंट्री मैट्रिसेस के लिए प्रूव किया है कि अगर आपके पास प्रोडक्ट हो एलिमेंट्री मैट्रिसेस का तो जो उनका डिटर्मिनेंट होता है वो इक्वल होता है उनके डिटर्मिनेंट के प्रोडक्ट के, तो ये सारे के सारे एलिमेंट्री मैट्रिसेस का प्रोडक्ट आ रहा है, तो जब आप डिटर्मिनेंट लेंगे तो ये हर एक के साथ सेपरेट होकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए वन इनवर्स इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ई टू इनवर्स। ठीक है, और इसी तरह अप टू सो ऑन चलते चलते यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ ई एन इनवर्स हो जाएगा, फिर आपके पास डिटर्मिनेंट ऑफ एफ वन इनवर्स, इसी तरह इसको भी कंटिन्यू करते जाएं तो ये डिटर्मिनेंट ऑफ खत्म कहाँ पे होगी बात, एफ आर इनवर्स, यहाँ पे बात खत्म हो जाएगी। ठीक है, अब आप देखें कि जिस तरह से हमारे पास ये डिटर्मिनेंट प्रोडक्ट में आ रहा है, इसको वापस आप किस तरह से लिख सकते हैं, आप कर लें ई को इकट्ठा कर लें, ये जो ई है इस ई को और एफ वालों को इकट्ठा कर लें। इकट्ठा करने का मतलब ये है कि जिस तरह से आपके पास ये प्रोडक्ट सेपरेट आ रहा था तो आप इसको कॉम्पैक्ट फॉर्म में कंबाइन करके भी लिख सकते हैं प्रोडक्ट के साथ, तो इसी तरह ई वालों को इकट्ठा लिख लें, एफ वालों को इकट्ठा लिख लें, आपके पास क्या आ जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ई वन इनवर्स ई टू इनवर्स अप टू सो ऑन ई एन इनवर्स। ठीक है, यानी हमने इस फॉर्म से अब हम इसमें चले गए हैं, ई वालों के लिए हमने अलग लिखा है और इसी तरह एफ वालों के लिए आप अलग लिख लेंगे, तो ये आ जाएगा एफ वन इनवर्स एफ टू इनवर्स अप टू सो ऑन एफ आर इनवर्स आ जाएगा।
अब आप देख सकते हैं ये E1 इनवर्स E2 इनवर्स ये किसकी वैल्यू थी, ये ए की वैल्यू थी, ये ए के इक्वल था, तो ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए आ जाएगा इंटू, और ये जो वैल्यू थी ये बी के इक्वल थी, तो ये डिटर्मिनेंट ऑफ बी के इक्वल आ जाएगी। तो फर्स्ट केस में हमने प्रूव कर दिया कि जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए भी होता है ये इक्वल होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी। अब सेकंड केस में हम क्या करेंगे, फर्स्ट में हमने ये सपोज कर लिया था कि ए भी नॉन सिंगुलर है और बी भी नॉन सिंगुलर है। सेकंड केस में हम ये करेंगे, हम ये प्रूव कर लेंगे कि ए और बी में से कोई एक नॉन सिंगुलर है, दूसरा सिंगुलर हो, उसके बारे में हमें अभी नहीं पता, हम ए के बारे में सपोज कर रहे हैं कि वो तो नॉन सिंगुलर है। थर्ड केस में हम सपोज कर लेंगे कि जो बी मैट्रिक्स है वो क्या है, नॉन सिंगुलर है। केस सेकंड में आप सपोज कर लें ए इज नॉन सिंगुलर, सॉरी सिंगुलर, नॉन सिंगुलर का केस हम कर चुके हैं, अब हमें सिंगुलर के लिए करना है क्योंकि नॉन सिंगुलर के साथ हम कर चुके। सपोज करें कि ए सिंगुलर है, अगर ए सिंगुलर है इसका मतलब ए का डिटर्मिनेंट किसके इक्वल होगा, जीरो के इक्वल होगा। ए जो है वो इन्वर्टिबल नहीं होगा, अगर ए जो है वो इन्वर्टिबल नहीं होगा तो फिर ए भी इन्वर्टिबल नहीं होगा, इसका डिटर्मिनेंट भी इक्वल टू जीरो आ जाएगा। क्यों जीरो आएगा, देखिए एक प्रॉपर्टी हमने इन्वर्स में डिस्कस की थी कि अगर आपके पास प्रोडक्ट है ए बी, इसका अगर आप इन्वर्स लेते हैं तो ये किसके इक्वल होता है, बी इन्वर्स ए इन्वर्स, यानी अगर ए भी इन्वर्टिबल है तो फिर बी इन्वर्स भी इन्वर्टिबल है, ए भी इन्वर्टिबल है। लेकिन हम ये देख रहे हैं ए का डिटर्मिनेंट इक्वल टू जीरो है, अगर ए का डिटर्मिनेंट इक्वल टू जीरो है तो इसका मतलब ए इन्वर्टिबल नहीं होगा, तो ए इन्वर्टिबल नहीं है तो फिर ये भी इन्वर्टिबल नहीं हो सकता। तो इसी वजह से हमारे पास फिर अगर ए भी इन्वर्टिबल नहीं है तो इसका डिटर्मिनेंट किसके इक्वल होगा, जीरो के इक्वल होगा। ठीक है, अब आप इसी को लिख सकते हैं, हमारे पास क्या आया है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इक्वल टू जीरो आ गया। इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, इसे लिखा जा सकता है जीरो इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी, कोई फर्क पड़ेगा, बिल्कुल नहीं। ठीक है, क्योंकि ये भी एक स्केलर है, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे जीरो ही हो जाना है। अब जीरो किसकी वैल्यू थी, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की, ये आपके पास आ जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी। तो ये सेकंड केस में प्रूफ कर दिया हमने कि जो प्रोडक्ट का डिटर्मिनेंट है वो इक्वल है प्रोडक्ट ऑफ द डिटर्मिनेंट। इसी तरह थर्ड केस में अब आपने सपोज करना है कि बी सिंगुलर है, अगर तो बी सिंगुलर है तो फिर बी का डिटर्मिनेंट इक्वल टू जीरो आ जाएगा, और बी का डिटर्मिनेंट इक्वल टू जीरो है तो फिर ए बी का डिटर्मिनेंट भी इक्वल टू जीरो का। वजह यही है कि जब बी जो है वो नॉन सिंगुलर है, अगर बी सिंगुलर है इसका मतलब बी इन्वर्टिबल नहीं है, अगर बी इन्वर्टिबल नहीं है तो फिर ये प्रोडक्ट भी इन्वर्टिबल नहीं हो सकता, इसलिए इसका जो डिटर्मिनेंट होगा वो इक्वल टू जीरो होगा, क्योंकि अगर इसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो हो जाता है तो फिर तो इसको इन्वर्टिबल होना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें अब आप क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी को इक्वल टू जीरो ले लेंगे। इसे हम किस तरह से लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू जीरो, और यहाँ पे जीरो किसकी वैल्यू है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये डिटर्मिनेंट ऑफ बी की वैल्यू है, तो ये प्रूव हो गया। इस तरह से आप प्रूव कर सकते हैं। और इसी तरह एक और केस भी आप ले सकते हैं जिसमें आप बी और ए दोनों को सिंगुलर ले लें, अगर आप दोनों को भी सिंगुलर लेते हैं तो फिर भी आपके पास यही रिजल्ट बनेगा कि अगर ए भी सिंगुलर है बी भी सिंगुलर है तो उस सूरत में ये सारे के सारे जीरो हो जाएंगे, और इसी तरह आपके पास ए बी का डिटर्मिनेंट भी किसके इक्वल आ जाएगा, जीरो के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद ए बी, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी क्योंकि इक्वल टू जीरो आया है आपके पास, ए बी इक्वल टू जीरो है, इसको आप लिख सकते हैं जीरो इंटू जीरो, और ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए के इक्वल आ जाएगा, और ये किसके इक्वल है, डिटर्मिनेंट ऑफ बी के इक्वल है। तो आपने देखा हमने तमाम केसेस में प्रूव कर दिया कि जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी होता है वो इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ द डिटर्मिनेंट ऑफ ए एंड डिटर्मिनेंट ऑफ बी। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास रिजल्ट है जो कि इसी प्रॉपर्टी को यूज करते हुए हम प्रूव करेंगे। जी नेक्स्ट रिजल्ट देखें, determinant of a raised to the power n is equal to determinant of a raised to the power n for any positive integer n, यानी अगर आपके पास a की कोई पावर आ रही है और ये पॉजिटिव इंटीजर पावर है, अगर आप इसका डिटर्मिनेंट लेते हैं तो ये a की डिटर्मिनेंट की पावर बन जाती है। ठीक है, यानी इंटरचेंज हो जाते हैं। इसे किस तरह से प्रूव किया जाएगा, कंसीडर कर लें इस पार्ट को, तो ये हमारे पास आ जाएगा a रेज टू द पावर n। ए पावर एन का मतलब क्या है कि आपने मैट्रिक्स ए को ए के साथ एन टाइम मल्टीप्लाई करना है, तो क्या आ जाएगा। उसके बाद ये प्रोडक्ट आ गया, अभी हमने प्रोडक्ट के लिए रिजल्ट प्रूव किया है कि अगर आपके पास कोई से दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट आता है तो इनका जो डिटर्मिनेंट होता है वो किसके इक्वल होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी, यानी कि डिटर्मिनेंट का प्रोडक्ट होता है। अब ये सिर्फ दो मैट्रिक्स के लिए नहीं है, आप इस रिजल्ट को एन मैट्रिक्स तक भी एक्सटेंड कर सकते हैं, यानी एन मैट्रिसेस अगर मल्टीप्लाई हो रहे होंगे तो उनके डिटर्मिनेंट भी क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और ये एन क्यों ए क्योंकि
n टाइम था तो ये डिटर्मिनेंट n टाइम आ जाएगा, n टाइम होने की वजह से इसकी पावर n आ जाएगी। तो आपने देखा ये बड़ा इजीली प्रूव हो गया इस रिजल्ट को यूज करते हुए। अभी जो हमने पीछे रिजल्ट प्रूव किया उसका जो हाफ पार्ट है वो रह गया था, उसे हम दोबारा देख लेते हैं। उसमें हमने ये तो प्रूव कर दिया कि जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी है ये इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ द डिटर्मिनेंट ऑफ ए एंड डिटर्मिनेंट ऑफ बी। ये तो हमने प्रूव कर दिया। हमें ये भी प्रूव करना था कि जो ए बी का डिटर्मिनेंट है वो बी ए के डिटर्मिनेंट के इक्वल है, तो इसको इसी से प्रूव किया जाएगा। आपको पता है ये एक स्केलर है, ये भी स्केलर है, ये भी स्केलर है, और स्केलर में यहाँ पे स्केलर क्योंकि हम फील्ड से ले रहे हैं और फील्ड में अंडर मल्टीप्लीकेशन कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है, तो यहाँ पे आप इसको डिटर्मिनेंट ऑफ बी इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी डिटर्मिनेंट ऑफ ए इस तरह से लिख सकते हैं कम्यूट करके, ठीक है। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, ये आपके पास डिटर्मिनेंट ऑफ बी आ जाएगा, क्योंकि हमने जो रिजल्ट प्रूव किया है ए बी में, इसमें हमने देखा था कि अगर ए बी है डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी तो ये इक्वल आता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी। इसी तरह अगर आपके पास डिटर्मिनेंट ऑफ बी पहले लिखा है और डिटर्मिनेंट ऑफ ए बाद में है तो ये प्रोडक्ट का डिटर्मिनेंट आ जाएगा, बी पहले आ जाएगा ए बाद में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ फर्क नहीं पड़ता, अगर आपके पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी है तो इसको आप चाहे डिटर्मिनेंट ऑफ ए यानी ए के डिटर्मिनेंट को पहले लिख लें या फिर आप बी के डिटर्मिनेंट को पहले लिख लें, तो यहाँ फर्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता, क्योंकि ये स्केलर है और स्केलर में कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है तो कोई मसला ही नहीं है। इसलिए हमारे पास रिजल्ट आ गया कि जो ए बी का डिटर्मिनेंट होता है और बी ए का डिटर्मिनेंट होता है, इनकी जो वैल्यू होती है वो हमेशा क्या होती है, इक्वल होती है, ठीक है। नेक्स्ट रिजल्ट हमारे पास है, if determinant of a raised to the power n equal to 1 then determinant of a equal to plus minus 1। तो ये बड़ा आसान काम है इसे प्रूव करना। इसे भी हम इसी रिजल्ट की मदद से प्रूव करेंगे जो भी हमने प्रूव किया है। हमें गिवन है डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेज टू द पावर m किसके इक्वल है, 1 के इक्वल। प्रूफ ये करना है कि फिर डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू क्या होगी, प्लस माइनस 1, ठीक है, या प्लस 1 हो सकती है या फिर माइनस 1 हो सकती है। इस पे ये रिजल्ट अप्लाई करें जो भी हमने पढ़ा है एक्सपोनेंट के लिए, कि जब आप डिटर्मिनेंट लेते हैं किसी ए की किसी पावर का तो ये जो पावर है ये बाहर चली जाती है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए अंदर आ जाता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए होल रेज टू द पावर m इक्वल टू 1। अब हमें बात करनी है ए के डिटर्मिनेंट की, इसकी क्या वैल्यू होगी। इसकी वैल्यू जो है वो प्लस 1 भी हो सकती है और माइनस 1 भी हो सकती है, क्योंकि हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए किसके इक्वल है, ये 1 के इक्वल है। अब देखिए अगर m को मैं इवन ले लेती हूँ, अगर m इवन पॉजिटिव इंटीजर है, यहाँ पे जो m है यहाँ पे और यहाँ पे ये पॉजिटिव इंटीजर है, अगर मैं m को इवन पॉजिटिव इंटीजर ले लेती हूँ तो उस सूरत में आप देखें डिटरमिनेंट ऑफ a की वैल्यू को आप प्लस 1 भी ले सकते हैं, माइनस 1 भी ले सकते हैं। क्यों, क्योंकि जब m इवन होगा तो प्लस 1 से भी आपको 1 मिलेगा, माइनस 1 की पावर जब आप इवन लेंगे तब भी आपको प्लस 1 मिलेगा। तो m के इवन होने की सूरत में डिटरमिनेंट ऑफ a की जो वैल्यू है वो प्लस 1 भी हो सकती है, माइनस 1 भी हो सकती है। और इसी तरह अगर m को अगर आप ऑड लेते हैं, अगर m ऑड हुआ तो उस सूरत में डिटरमिनेंट ऑफ a की जो वैल्यू होगी वो सिर्फ प्लस 1 हो सकती है। तो अब हमें क्योंकि नहीं पता कि m इवन है या ऑड है, ये कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है, इसलिए जो पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं डिटरमिनेंट के लिए वो प्लस 1 भी हो सकती है, वो माइनस 1 भी हो सकती है, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट रिजल्ट को प्रूव किया जा सकता है। नेक्स्ट गिवन है कि अगर डिटरमिनेंट ऑफ a रेज टू द पावर m इक्वल टू 0 आ जाता है तो उस सूरत में फिर क्या होगा, डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 होगी। इस पे भी इसी रिजल्ट को अप्लाई करें, पावर बाहर चली जाएगी, डिटरमिनेंट ऑफ a होल रेज टू द पावर m इक्वल टू 0। m क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर पावर है और जब पावर ली आपने स्केलर की वो किसके इक्वल आ गई, 0 के। इसका मतलब जिस स्केलर की आपने पावर ली वो इटसेल्फ 0 है, तभी ये पावर किसकी इक्वल आई है, 0 की इक्वल आई है। तो यहाँ से डायरेक्टली हमें क्या मिल गया, डिटरमिनेंट ऑफ a इक्वल टू 0। तो ये दोनों प्रूव हो चुके हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारे पास है फॉर एनी इन्वर्टिबल मैट्रिक्स a डिटरमिनेंट ऑफ a इज नॉन जीरो। यानी अगर आपके पास कोई भी इन्वर्टिबल मैट्रिक्स होगा तो उसका जो डिटरमिनेंट होता है वो हमेशा क्या होता है, नॉन जीरो होता है। हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि अगर आपके पास डिटरमिनेंट जीरो हो जाता है तो फिर उसका आप डिटरमिनेंट डिफाइन नहीं कर सकते, सॉरी उसका आप इनवर्स डिफाइन नहीं कर सकते, ठीक है। तो अगर मैट्रिक्स इन्वर्टिबल है तो उस सूरत में उसका जो डिटरमिनेंट होगा वो हमेशा क्या होगा, नॉन जीरो होगा। प्रूफ हमें क्या करना है कि जो ए इनवर्स का डिटरमिनेंट होता है वो इक्वल होता है 1 ओवर डिटरमिनेंट ऑफ ए, या फिर इसको हम लिख सकते हैं डिटरमिनेंट ऑफ ए होल इनवर्स। चलिए प्रूफ कर लेते हैं। आप देखें कि अगर ए इन्वर्टिबल है तो इसका मतलब जब आप ए को इसके इन्वर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स देगा, ठीक है। अब यहाँ हमें डिटरमिनेंट की बात करनी है, दोनों साइड पे डिटरमिनेंट ले लें।
ये आ जाएगा ए इंटू ए इनवर्स इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ आई। ठीक है, अभी आप देखिए हमने प्रोडक्ट के लिए रिजल्ट जो है वो प्रूव किया है कि अगर आपके पास कोई से दो मैट्रिसेस का प्रोडक्ट आ जाता है, उनका जो डिटर्मिनेंट होगा वो इक्वल होगा इन दोनों के डिटर्मिनेंट के प्रोडक्ट के। तो ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट होता है वो किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। अब मुझे किसका चाहिए डिटर्मिनेंट, ए इनवर्स का, इसको यहीं पे रखें, बाकी दूसरी साइड पे ले जाए। क्या आ जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स इक्वल टू 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए। इसी को आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए होल इनवर्स। तो ये प्रूव हो गया। ठीक है जी, नेक्स्ट रिजल्ट है फॉर एनी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ए डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी ए इनवर्स इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ बी। ठीक है, किस तरह से प्रूव करेंगे इसे, अभी हमने जो रिजल्ट प्रूव किए उन्हीं के थ्रू। हमें गिवन है डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी ए इनवर्स, ये हमें फाइंड करना है, और ए जो है वो नॉन सिंगुलर है, ए नॉन सिंगुलर है। ठीक है, तभी उसका ये जो इनवर्स होगा वो डिफाइंड होगा। ठीक है, अब प्रोडक्ट है ये मैट्रिसेस का, ए भी मैट्रिक्स है और ए इनवर्स भी मैट्रिक्स है, और इसी तरह बी भी। तो ये मैट्रिसेस का प्रोडक्ट है। हमने प्रोडक्ट के रिजल्ट प्रूव कर लिया है कि अगर आपके पास मैट्रिसेस का प्रोडक्ट आता है, उनका आप डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं, तो वो क्या हो जाता है, सेपरेट हो जाता है उनके डिटर्मिनेंट में, डिटर्मिनेंट ऑफ बी, और साथ प्रोडक्ट आ जाते हैं इन सबका, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स। ठीक है, ये आ जाएगा आपके पास। अब आप देखें यहाँ पे एक और रिजल्ट हम अप्लाई करेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ बी। अभी देखिए हमने प्रूव किया था कि ए इनवर्स का जो डिटर्मिनेंट होता है वो इक्वल होता है 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है, तो ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए और ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या हो जाएंगे, कैंसिल। बाकी क्या बचा, डिटर्मिनेंट ऑफ बी इंटू 1 विच इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ बी। देखिए हमने प्रूव कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास रिजल्ट है कि जो ए प्लस बी का डिटर्मिनेंट होता है ये इक्वल नहीं होता इन जनरल डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ बी के। ठीक है, where A and B are square matrices of order है। आपको पता है यहाँ पे हमें सम करना है, तो इनका ऑर्डर हम सेम ही रखेंगे ए और बी मैट्रिक्स का। और दूसरा क्योंकि हमें यहाँ डिटरमिनेंट फाइंड करना है तो मैट्रिसेस को स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, तो इसलिए ये स्क्वायर मैट्रिक्स लिए हमने सेम ऑर्डर के। अब अगर हम इनका सम करते हैं, जो इनके सम का डिटरमिनेंट होगा वो जरूरी नहीं है कि इक्वल आ जाए डिटरमिनेंट ऑफ ए प्लस डिटरमिनेंट ऑफ बी। इन जनरल जो है ये इक्वालिटी होल्ड नहीं करती। इसके लिए हम एक काउंटर एग्जाम्पल देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ए को ले लें 1001, बी को हम ले लें 2002, तो सबसे पहले आप क्या करें, ए प्लस बी फाइंड कर लें। तो ए प्लस बी किसकी इक्वल आ जाएगा, कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज ऐड होंगी, 3003 आ जाएगा। अब आप इनके डिटर्मिनेंट देखें, जो ए का डिटर्मिनेंट होगा, ए तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑर्डर 2 by 2 का, तो ये 1 आ जाएगा। और बी का अगर डिटर्मिनेंट देखें तो ये एक डायगोनल मैट्रिक्स है, क्या आएगा इसका डिटर्मिनेंट, इसकी डायगोनल एंट्रीज का प्रोडक्ट। वैसे भी 2 by 2 का मैट्रिक्स है, इजीली वैल्यूएट किया जा सकता है, सॉरी हाँ जी डिटर्मिनेंट। तो ये 4 आ जाएगा। और ए प्लस बी का जो डिटर्मिनेंट होगा ये क्या आ जाएगा, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करें, और वैसे ये भी एक डायगोनल मैट्रिक्स है, तो डायगोनल एंट्रीज का प्रोडक्ट जो है वो डिटर्मिनेंट होगा, ये 9 आ गया। अब आप चेक करें क्या ये यहाँ पे इक्वालिटी होल्ड कर रही है, तो आप देखेंगे कि ये इक्वालिटी होल्ड नहीं कर रही, इसलिए इन जनरल जो है वो इक्वल नहीं होते। ए प्लस बी का जो डिटर्मिनेंट है जरूरी नहीं है इक्वल हो डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ बी के। अब चेक कर लें, हमारे पास जो ए प्लस बी का डिटर्मिनेंट आया ये 9 आया, जबकि जो हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ बी है इसकी क्या वैल्यू बनती है, 1 + 4 विच इज इक्वल टू 5। और आपको पता है 5 9 के इक्वल नहीं है, इसलिए ये इक्वलिटी इन जनरल होल्ड नहीं करती। यहाँ पे क्या आएगा आपके पास, नॉट इक्वल टू। नेक्स्ट हमारे पास है डिटर्मिनेंट ऑफ द आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स इज आइदर 0 और 1। अगर हमारे पास कोई भी आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है, जितने भी आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स हैं उनका जो डिटर्मिनेंट हो सकता है वो या तो 0 हो सकता है या फिर 1 हो सकता है, इसके अलावा आपके पास कोई और वैल्यू उनके डिटर्मिनेंट की नहीं हो सकती। इसमें भी एक स्पेशल केस है कि आपको पता है कि हमारे पास जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है ये भी एक आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स होता है, और सिर्फ आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही ऐसा आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है जिसका जो डिटर्मिनेंट होता है वो इक्वल टू 1 होता है। इसके अलावा जितने भी आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स हैं उन सबका जो डिटर्मिनेंट होता है वो इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, और यहाँ से हम ये भी पता कर सकते हैं कि क्योंकि हमारे पास जितने भी आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स हैं आइडेंटिटी के अलावा, उन सबका जो डिटर्मिनेंट है वो किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है, यानी वो सिंगुलर है। इसका मतलब वो सारे के सारे मैट्रिसेस जो है वो नॉन इन्वर्टिबल है, उनका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता। सिर्फ आइडेम्पोटेंट मैट्रिसेस में सिर्फ आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऐसा है कि जिसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, क्योंकि आप देख सकते हैं इसका इन्वर्स हमारे पास, इसका जो डिटर्मिनेंट है वो नॉन जीरो है, इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है सिर्फ आइडेम्पोटेंट मैट्रिसेस में। इसके अलावा आइडेंटिटी के अलावा अगर आप कोई और आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स कंसीडर करते हैं तो उसका इन्वर्स कभी भी एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि उसका डिटर्मिनेंट क्या होता है, 0 के इक्वल होता है।
नेक्स्ट हमारे पास है डिटर्मिनेंट ऑफ नीलपोटेंट मैट्रिक्स इज ऑलवेज जीरो। अगर आपके पास कोई भी नीलपोटेंट मैट्रिक्स आ जाता है, चाहे किसी भी ऑर्डर का आ जाता है, उसका जो यानी कि होगा तो स्क्वायर मैट्रिक्स, नीलपोटेंट मैट्रिक्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, इसका जो डिटर्मिनेंट होगा वो हमेशा क्या होगा, जीरो होगा। अब चेक कर लेते हैं, हमारे पास जो नीलपोटेंट मैट्रिक्स होता है वो कैसा मैट्रिक्स होता है कि अगर आप उसकी कोई पॉजिटिव इंटीजर पावर लें और आपको क्या मिल जाए, नल मैट्रिक्स मिल जाए। और अगर p लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर हो जिसकी कि आप a पावर p करने पे आपको नल मैट्रिक्स मिल रहा है, तो ये जो p होता है इसको हम क्या कहते हैं, नीलपोटेंसी इंडेक्स कहते हैं। अब ये हमारे पास एक नल मैट्रिक्स आ गया, हम फाइंड करना चाहते हैं इसका डिटर्मिनेंट। अप्लाई करते हैं डिटर्मिनेंट, क्या आ जाएगा, a रेज टू द पावर p इक्वल टू नल मैट्रिक्स, और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, डिटर्मिनेंट। अब आप देखिए, हमने एक प्रॉपर्टी जो है वो डिटर्मिनेंट की देखी थी कि अगर आपके पास इस तरह से कोई पावर आ जाती है मैट्रिक्स की, उसका डिटर्मिनेंट आप ले रहे हैं, तो ये जो पावर है ये बाहर चल जाएगी डिटर्मिनेंट से, ये आ जाएगा नल मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या होता है, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जीरो होता है। तो यहाँ से आपके पास क्या आया, अभी पॉजिटिव इंटीजर पावर है डिटर्मिनेंट ऑफ ए की, और ये इक्वल टू जीरो है, इसका मतलब ये जो हमारे पास स्केलर है जिसकी पावर आपने ली, ये इटसेल्फ जीरो है। ठीक है, तभी ये पॉजिटिव इंटीजर पावर लेने पे जीरो आ गया। तो हमने प्रूव कर दिया कि अगर आपके पास कोई भी नीलपोटेंट मैट्रिक्स है तो इसका जो डिटर्मिनेंट होगा वो किसके इक्वल होगा, इक्वल टू जीरो होगा। नेक्स्ट हमारे पास है इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स, इसका जो डिटर्मिनेंट होता है वो या तो +1 होता है या फिर -1 होता है, इसके अलावा कोई और वैल्यू नहीं हो सकती इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट की। चलें जी, इसे भी हम देख लेते हैं। सबसे पहले तो आप देखें इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स कैसा होता है, ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स होता है जिसका अगर आप स्क्वायर करते हैं तो आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलता है। ठीक है, अब आपको डिटर्मिनेंट चेक करना है, करें, अप्लाई करते हैं दोनों साइड पे डिटर्मिनेंट, ये आ जाएगा ए स्क्वायर इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ आई, और ये रिजल्ट अप्लाई करने पे क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए होल स्क्वायर, और ये क्या आ जाएगा, इक्वल टू 1। इसका मतलब ये है, अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए की क्या पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं, हमें क्या चाहिए, इस स्क्वायर की वैल्यू इक्वल टू 1 चाहिए। अब आपको पता है +1 का करें, +1 का स्क्वायर करें तब भी 1 आता है, -1 का स्क्वायर करें तब भी 1 आता है, यानी इसकी जो पॉसिबल वैल्यूज हो सकती है वो +1 हो सकती है या फिर -1 हो सकती है। तो जितने भी इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स होंगे उनका डिटर्मिनेंट या तो +1 होगा या फिर -1 होगा। आपने देखा कि हमने कुछ वेल नोन मैट्रिसेस के डिटर्मिनेंट भी डिस्कस किए, और इससे पहले हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिस्कस कर चुके हैं, नीलपोटेंट मैट्रिक्स का सॉरी नल मैट्रिक्स का डिस्कस कर चुके हैं, और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑड ऑर्डर जो हमारे पास मैट्रिसेस हैं उनके डिटरमिनेंट भी हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है ना जी, नेक्स्ट है आइगन वैल्यूज ऑफ अ मैट्रिक्स। इफ ए इज एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, we can form the matrix A minus lambda I, where I is the nth order unit matrix. The determinant of this matrix is equated to zero, that is A minus lambda I determinant equal to zero. अगर हमारे पास कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स गिवन हो ऑर्डर एन का, ठीक है, ए, इस मैट्रिक्स ए की मदद से हम एक नया मैट्रिक्स बनाएंगे ए माइनस लैम्डा आई। ठीक है, उसके बाद इस जो ये नया मैट्रिक्स बनेगा इसका हम डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, और इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू को इक्वल टू जीरो रख देंगे। ठीक है, ये जो इक्वेशन बनेगी हमारे पास इसके डिटर्मिनेंट को इक्वल टू जीरो रखने से, इसे हम गिवन मैट्रिक्स की करैक्टरिस्टिक इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, और इस करैक्टरिस्टिक इक्वेशन की जो रूट्स होती हैं उनको हम आइगन वैल्यूज, ठीक है, या फिर लेटेंट रूट्स या फिर करैक्टरिस्टिक रूट्स कहते हैं। ठीक है, दोबारा सुन ले, अगर हमारे पास कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स ए गिवन होगा तो उसे हम एक और मैट्रिक्स ए माइनस लैम्डा आई बना सकते हैं। फिर हम क्या करेंगे, ये जो नया मैट्रिक्स बनेगा ए माइनस लैम्डा आई, इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू को इक्वल टू जीरो रखेंगे, तो यहाँ से हमें एक इक्वेशन मिलेगी जिसे हम क्या कहेंगे, करैक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ मैट्रिक्स ए। फिर उस इक्वेशन के हम रूट्स फाइंड करेंगे, और वो जो रूट्स हमें मिलेंगी उसे हम मैट्रिक्स ए की आइगन वैल्यूज कह सकते हैं, लेटेंट रूट्स कह सकते हैं, या फिर हम करैक्टरिस्टिक रूट्स कह सकते हैं। ठीक है, अब आप देखिए कि अगर आप कोई भी मैट्रिक्स ले लें, फॉर एग्जांपल अगर हम ऑर्डर एन का ले लें मैट्रिक्स A11 A12, ठीक है, और अप टू सो ऑन A1n, फिर आपके पास आ जाएगा A21 A22 अप टू सो ऑन A2n, अप टू सो ऑन AN1 AN2 एंड अप टू सो ऑन ANN। अभी मैंने ऑर्डर n बाय n का एक स्क्वायर मैट्रिक्स ले लिया, हम ये देखना चाहते हैं कि A माइनस लैम्डा आई करेंगे तो आपके पास किस किस्म का मैट्रिक्स बनेगा। ठीक है, तो आई यहाँ पे ऑर्डर एन का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, जितने ऑर्डर का आपका गिवन मैट्रिक्स होगा उतने ही ऑर्डर का आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पे आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स किसके इक्वल आ जाएगा, 1 0 अप टू सो ऑन 0 0 1 एंड अप टू सो ऑन 0, यहाँ से 0 0 एंड अप टू सो ऑन 1। ठीक है, ये हमने ऑर्डर एन का एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स कंसीडर कर लिया। अब हम ये देखते हैं कि ये जो मैट्रिक्स ए माइनस लैम्डा आई है ये किस तरह से बनेगा, ए माइनस लैम्डा आई, ये जो मैट्रिक्स होगा हमने क्या करना है, मैट्रिक्स ए में से लैम्डा आई
ये जो मैट्रिक्स बनेगा इसको माइनस करना है। तो पहले आप मैट्रिक्स ए को लिखेंगे, आ जाएगा A11, A12 अप टू सो ऑन A1n, और इसी तरह आपके पास आ जाएगा A21, A22 अप टू सो ऑन A2n, एंड अप टू सो ऑन AN1, AN2 अप टू सो ऑन ANN। ठीक है, माइनस करना है इसमें से हमने ये जो मैट्रिक्स है लैम्डा आई, यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स को आपने क्या करना है, इस लैम्डा से मल्टीप्लाई कर देना है। जब आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स को लैम्डा से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, लैम्डा मल्टीप्लाई हो जाएगा इसकी हर एक एंट्री से। तो जहां पे जीरो है वहां पे जीरो आ जाएगा, जहां पे वन है वहां लैम्डा आ जाएगा, तो ये हमारे पास लैम्डा आई मैट्रिक्स बन जाएगा। अब आपने ए में से इस मैट्रिक्स को माइनस करना है, चलिए हम यही माइनस कर लेते हैं। ठीक है जी, माइनस करें। माइनस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज में से माइनस करेंगे, यानी फर्स्ट एंट्री में से फर्स्ट एंट्री को माइनस किया जाएगा, सेकंड में से सेकंड को। अब आप देख रहे हैं कि जो हमारे पास मैट्रिक्स लैम्डा आई है इसमें सिर्फ डायगोनल एंट्रीज में हमारे पास नॉन जीरो एंट्री है, बाकी सारी जीरोज है। तो इसका मतलब ये जो डायगोनल एलिमेंट्स है इनमें से सिर्फ लैम्डा माइनस हो जाएगा, बाकी एंट्रीज एज इट इज आ जाएंगी। आ जाएगा आपके पास A11 माइनस लैम्डा, बाकी A12 एंड अप टू सो ऑन A1n, बाकी सारी एंट्रीज एज इट इज। सेकंड आप देखें A21, अब सेकंड डायगोनल एंट्री हमारे पास A22 है, तो इसमें से क्या माइनस हो जाएगा, लैम्डा, बाकी सारी एंट्रीज एज इट इज। ठीक है, इसी तरह कंटिन्यू करते जाएंगे एंड अप टू सो ऑन AN1, AN2 एंड अप टू सो ऑन। जब आपके पास यहाँ से डायगोनल की आखिरी एंट्री आएगी तो उसमें से क्या माइनस हो जाएगा, हमारे पास लैम्डा माइनस हो जाएगा। यानी बेसिकली जब भी आप किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स ए के लिए ए माइनस लैम्डा आई करेंगे तो ये जो लैम्डा होगा ये हमारे पास उस गिवन मैट्रिक्स की डायगोनल एंट्रीज में से माइनस होगा, बाकी सारी एंट्रीज एज इट इज आ जाएंगे। ठीक है, चलिए अब हम एक एग्जांपल देखते हैं जिसमें हम एक स्क्वायर मैट्रिक्स को कंसीडर करेंगे और उसकी आइगन वैल्यूज को फाइंड करेंगे। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा आई को फाइंड करना होगा, इसको इक्वल टू जीरो रखेंगे और इक्वेशन जो बनेगी उसको सॉल्व करेंगे तो हमें आइगन वैल्यूज मिल जाएंगी। ठीक है, अब ये एक मैट्रिक्स गिवन है, इसके लिए हमें फाइंड करना है ए माइनस लैम्डा आई। चलिए पहले ये मैट्रिक्स फाइंड कर लेते हैं, उसके बाद इसका डिटर्मिनेंट देखेंगे। आपके पास आ जाएगा ए मैट्रिक्स की जगह पे ए लिखे 3 5 4 4। ठीक है, उसके बाद माइनस लैम्डा आई की जगह पे आपने आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखना है, जितने ऑर्डर का गिवन मैट्रिक्स होगा उतने ऑर्डर का आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखेंगे 0 1। ठीक है, फिर आपके पास आ जाएगा 3 5 4 4 ये एज इट इज, और यहाँ से लैम्डा जब मल्टीप्लाई होगा तो लैम्डा यहाँ पे 0 0 लैम्डा। ठीक है, अब आपने इन दोनों मैट्रिक्स को माइनस करना है, ए माइनस लैम्डा या मैट्रिक्स जो होगा वो क्या बनेगा आपके पास, ये जो लैम्डा है ये हमारे पास डायगोनल एंट्रीज में से माइनस हो जाएगा, बाकी एंट्रीज एज इट इज। 3 माइनस लैम्डा, 5 एज इट इज, 4 एज इट इज, और इस 4 में से भी लैम्डा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब हमने मैट्रिक्स बना लिया, आपने इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है और उसको इक्वल टू जीरो रख के सॉल्व करना है आपने। ये आ जाएगा ए माइनस लैम्डा आई डिटर्मिनेंट इक्वल टू जीरो। डिटर्मिनेंट लेंगे आपके पास क्या आएगा, 3 माइनस लैम्डा 5 4 4 माइनस लैम्डा इक्वल टू जीरो। अब ऑर्डर 2 by 2 का किस तरह से हम डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं, इस आपने एलिमेंट को इससे मल्टीप्लाई करना है, 3 minus lambda into 4 minus lambda minus 5 into 4 20 equal to 0। तो ये 3 को 4 से मल्टीप्लाई किया 12 माइनस 3 लैम्डा माइनस 4 लैम्डा माइनस माइनस प्लस लैम्डा स्क्वायर माइनस 20 इक्वल टू 0। तो आप देख सकते हैं, इसको अरेंज करके लिख लें, पहले लैम्डा स्क्वायर लिखें, फिर आप देखें कि माइनस 3 लैम्डा और माइनस 4 लैम्डा ये हो गया माइनस 7 लैम्डा, बाकी माइनस 20 और प्लस 12 ये माइनस 8 आ गया। अब आप इसकी फैक्टराइजेशन कर लें, ये आपके पास क्या आ जाएगा, लैम्डा स्क्वायर माइनस 8 लैम्डा प्लस लैम्डा माइनस 8। आप देख सकते हैं जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 8 लैम्डा स्क्वायर भी बनेगा और ऐड करने पे आपके पास माइनस 7 लैम्डा भी आ जाएगा। तो यहाँ से लैम्डा कॉमन लिया जा सकता है, लैम्डा माइनस 8, यहाँ से प्लस 1 कॉमन आएगा, लैम्डा माइनस 8 इक्वल टू 0। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, लैम्डा माइनस 8, बाकी क्या बचा, लैम्डा प्लस 1 इक्वल टू 0। यानी अब आप क्या करेंगे, इसको इक्वल टू 0 ये इक्वल टू 0, लैम्डा माइनस 8 इक्वल टू 0 एंड लैम्डा प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से क्या मिलेगा, लैम्डा इक्वल्स टू 8 और यहाँ से क्या मिलेगा, लैम्डा इक्वल टू माइनस 1। तो ये हमारा जो गिवन मैट्रिक्स था उसकी दो आइगन वैल्यूज हमें मिल चुकी हैं। ठीक है, जिसमें से एक लैम्डा इक्वल टू माइनस 1 आई है और दूसरी लैम्डा इक्वल टू 8। अब हम बात करते हैं आइगन वैल्यूज की प्रॉपर्टीज के बारे में। जी, नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ आइगन वैल्यूज ऑफ अ मैट्रिक्स।
बस प्रॉपर्टी देखें, if lambda 1 lambda 2 up to so on lambda n are n eigenvalues of a square matrix A, then eigenvalues of ka are k lambda 1 k lambda 2 up to so on k lambda n। यानी अगर हमारे पास कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स ए हो और अगर हम इसका कोई स्केलर मल्टीपल ले लेते हैं मैट्रिक्स का, तो इस नए बनने वाले मैट्रिक्स की जो आइगन वैल्यूज होगी वो भी क्या हो जाएंगी, ए के आइगन वैल्यू से मल्टीप्लाई हो जाएंगी। यानी हमारे पास जो ए मैट्रिक्स था उसकी आइगन वैल्यूज लैम्डा 1 लैम्डा 2 अप टू सो ऑन लैम्डा n थी। अगर मैं के ए मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज देखना चाहूंगी तो वो क्या होगा, जिस तरह हमने ए को के से मल्टीप्लाई किया उसकी आइगन वैल्यूज भी के से मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो ये हमारा जो नया मैट्रिक्स बनेगा जो कि स्केलर मल्टीपल है गिवन मैट्रिक्स का, उसकी आइगन वैल्यूज क्या होंगी, के लैम्डा 1 के लैम्डा 2 अप टू सो ऑन के लैम्डा n। ठीक है, इसी तरह अगर हमारे पास इनवर्स आ जाता है, अगर ए मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज लैम्डा 1 लैम्डा 2 अप टू सो ऑन लैम्डा n है, तो जो ए इनवर्स मैट्रिक्स बनेगा इसकी जो आइगन वैल्यूज होंगी वो क्या हो जाएगा, लैम्डा 1 इनवर्स लैम्डा 2 इनवर्स अप टू सो ऑन लैम्डा n इनवर्स। यानी इनवर्स बन जाएगा हमारे पास जितनी भी आइगन वैल्यूज है उनका इनवर्स ले लेंगे तो वो ए इनवर्स की आइगन वैल्यूज हो जाएंगी। उसी को आप इस तरह से भी लिख सकते हैं 1 ओवर लैम्डा 1। ठीक है, इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है 1 ओवर लैम्डा 2 अप टू सो ऑन 1 ओवर लैम्डा n। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है आइगन वैल्यूज ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए। नेक्स्ट सॉरी हमारे पास आइगन वैल्यूज ऑफ a raised to the power k are lambda 1 raised to the power k lambda 2 raised to the power k up to so on lambda n raised to the power k। यानी अगर हमारे पास जो हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स a हमने लिया था, अगर हम उसको कोई इंटीग्रल मल्टीपल ले लेते हैं, ठीक है, उसकी कोई पावर ले लेते हैं, सॉरी मल्टीपल नहीं है, अगर कोई इसकी इंटीग्रल पावर ले लेते हैं तो ये जो नया मैट्रिक्स बनेगा इसकी जो आइगन वैल्यूज होंगी वो क्या होंगी, लैम्डा 1 रेज टू द पावर के लैम्डा 2 रेज टू द पावर के अप टू सो ऑन लैम्डा n रेज टू द पावर के। यानी इस नए बनने वाले मैट्रिक्स की जो आइगन वैल्यूज है उनकी भी पावर के हो जाएगी। ठीक है, और नेक्स्ट हमारे पास है एडजॉइंट ऑफ ए की आइगन वैल्यूज। अगर हमारे पास ए की आइगन वैल्यू हमें पता है तो एडजॉइंट ऑफ ए की जो आइगन वैल्यूज होंगी वो किसके इक्वल होती हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए ओवर लैम्डा 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए ओवर लैम्डा 2। यानी जितनी भी आइगन वैल्यूज होंगी आपने क्या करना है, वो डिटर्मिनेंट ऑफ ए को उनसे डिवाइड कर देना है। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं इसके लिए हमें। चलिए जी, हमें लेट कर लेते हैं कि हमें आइगन वैल्यूज गिवन है ए की, और वो क्या है, इफ आइगन वैल्यूज ऑफ ए आर, ठीक है, अगर हमारे पास ए की आइगन वैल्यूज 1 2 3, ये हमारे पास ए की आइगन वैल्यूज है और हमें कहा जाता है कि आप एडजॉइंट ऑफ ए की आइगन वैल्यूज बताएं, तो बगैर हम एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड किए उसकी आइगन वैल्यूज बता सकते हैं। क्योंकि अगर आप आइगन वैल्यूज फाइंड करते हैं तो उसका एक पूरा प्रोसीजर है। हम क्या करते हैं, जिस भी मैट्रिक्स की आपको आइगन वैल्यूज फाइंड करनी होती है, आप ये मैट्रिक्स फाइंड करते हैं ए माइनस लैम्डा आई, उसका आप डिटर्मिनेंट लेके इक्वल टू 0 रखते हैं, यहाँ से जो इक्वेशन बनती है उसकी जो रूट्स होती है वो आइगन वैल्यूज होती है। तो अगर आपको एडजॉइंट ऑफ ए की आइगन वैल्यूज चाहिए और आपको ए की आइगन वैल्यूज का पता है तो आपको ये सारा काम करने की जरूरत नहीं है। डायरेक्टली आप बता सकते हैं कि अगर ए की वैल्यू आइगन वैल्यूज ये हैं तो जो एडजॉइंट ऑफ ए होगा, ठीक है, उसकी जो आइगन वैल्यूज होंगी वो क्या होंगी, डिटर्मिनेंट ऑफ ए ओवर 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए ओवर 2, ठीक है, इसी तरह डिटर्मिनेंट ऑफ ए ओवर 3। अब यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू फाइंड करनी है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू भी फाइंड करने की जरूरत नहीं है अगर आपको आइगन वैल्यूज का पता है। क्योंकि जो किसी भी मैट्रिक्स की जो आइगन वैल्यूज होती हैं उनका जो प्रोडक्ट होता है वो उनकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू होती है। अब हमें गिवन है कि ए मैट्रिक्स की जो आइगन वैल्यूज है 1 2 3 है, इसका मतलब अगर मैं ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करना चाहूँ तो मुझे जरूरत नहीं है कि मैं जाके इसको इवेल्युएट करके फाइंड करूँ, मैं आइगन वैल्यूज को यूज करते हुए डिटर्मिनेंट फाइंड कर सकती हूँ। क्या करना पड़ेगा, आपको प्रोडक्ट लेना पड़ेगा इन तमाम आइगन वैल्यूज का, तमाम आइगन वैल्यूज का जो प्रोडक्ट होगा वो इस गिवन मैट्रिक्स का जो है वो डिटर्मिनेंट होगा। तो आप देख सकते हैं क्या आएगा आपका प्रोडक्ट, ये 6 आ जाएगा। यानी ए का जो डिटर्मिनेंट आया उसकी वैल्यू क्या आ गई, 6 आ गई। तो हम इजीली अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, वैल्यू को पुट कर सकते हैं और हमें एडजॉइंट ऑफ ए की आइगन वैल्यूज मिल जाएंगी 6/1 6/2 एंड 6/3। तो ये आ जाएगा 6, ये आ जाएगा 3 8 2। अभी देखा कितने इजीली हमने जो है वो एडजॉइंट ऑफ ए की आइगन वैल्यूज बता दी अगर आपको इन रिजल्ट्स का पता है तो। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 प्लस अप टू सो ऑन लैम्डा n। सॉरी यहाँ पे जो है वो इंटरचेंज हो गया, यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, जी अगर हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स ए की आइगन वैल्यूज गिवन हो लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा n, तो जो गिवन मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट होगा वो इन आइगन वैल्यूज का प्रोडक्ट होगा।
आइगन वैल्यूज की मदद से डिटर्मिनेंट फाइंड किया जा सकता है। हमें सिर्फ प्रोडक्ट लेना होगा तमाम आइगन वैल्यूज का, वो डिटर्मिनेंट मिल जाएगा। ठीक है, इसी तरह अगर आपको आइगन वैल्यूज का पता है तो आप गिवन मैट्रिक्स के ट्रेस को फाइंड कर सकते हैं। ट्रेस बेसिकली क्या होता है, अगर आपके पास कोई भी मैट्रिक्स है, ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स अगर आपके पास है, तो जो इसकी डायगोनल एंट्रीज होती हैं उनका जो सम होता है वो मैट्रिक्स का ट्रेस होता है। फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल हम ले लेते हैं 1 2 3 0 2 4 1 3 2। अब ये एक मैंने हम यहाँ पे 4 कर लेते हैं। ये एक मैंने स्क्वायर मैट्रिक्स लिख लिया। अगर मुझे कहा जाए कि इसका ट्रेस क्या होगा, तो मैं क्या देखूंगी कि इसकी जो डायगोनल एंट्रीज हैं उनका मैं सम कर लूंगी। तो 1 + 2 3 3 + 4 7, तो इस मैट्रिक्स का जो ट्रेस होगा वो 7 होगा। ठीक है, अगर आइगन वैल्यूज पता है तो वो फिर आपके पास क्या होगा कि जो आइगन वैल्यूज का सम होगा वो उस मैट्रिक्स के ट्रेस के इक्वल होगा। अब आपको यहाँ से एक हिंट भी मिल सकता है कि अगर आप किसी भी मैट्रिक्स के लिए आइगन वैल्यूज फाइंड कर रहे हैं, ठीक है, अगर आप आइगन वैल्यूज को फाइंड कर रहे हैं और आप चेक करना चाहते हैं कि आपने जो आइगन वैल्यूज फाइंड किया वो ठीक है या नहीं, तो आप इस तरह से भी देख सकते हैं कि आप देखेंगे कि जो गिवन मैट्रिक्स था उसका ट्रेस क्या था। अगर उसका जो ट्रेस है वो इस इन आइगन वैल्यूज के सम के इक्वल है तो आपकी जो वैल्यूज है वो ठीक होंगी। ठीक है, इसी तरह आप प्रोडक्ट लेके चेक कर सकते हैं। अगर उनका जो प्रोडक्ट है वो उस मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट के इक्वल आ गया तो इसका मतलब आपकी जो आइगन वैल्यूज है वो ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट देखें, इफ एटलीस्ट वन आइगन वैल्यू इफ एटलीस्ट वन आइगन वैल्यू ऑफ ए इज 0, ठीक है, देन द मैट्रिक्स इज सिंगुलर एंड वाइस वर्सा। क्या मतलब है इसका, अभी हमने एक रिजल्ट डिस्कस किया कि किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट होता है वो क्या होता है, उसकी आइगन वैल्यूज का प्रोडक्ट होता है। लैम्डा 2 अप टू सो ये प्रोडक्ट है अप टू सो ऑन लैम्डा एन। ठीक है, अगर हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए आइगन वैल्यूज का प्रोडक्ट है, अगर कोई एक आइगन वैल्यूज भी वैल्यू भी हमारे पास 0 हो जाती है तो आपको पता है ये सारा प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, कोई एक भी अगर आइगन वैल्यू यहाँ 0 होगी तो प्रोडक्ट सारा का सारा 0 हो जाएगा, और यानी हमारा जो मैट्रिक्स ए होगा वो सिंगुलर होगा उस केस में। अगर कोई एक आइगन वैल्यू भी आपको 0 मिल गई तो आपका जो डिटर्मिनेंट है वो क्योंकि 0 के इक्वल आ रहा है तो मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, सिंगुलर हो जाएगा। इसी तरह आप ये भी कह सकते हैं कि अगर अगर आपका मैट्रिक्स सिंगुलर है तो उस सूरत में कम से कम उसकी एक आइगन वैल्यू जरूर 0 होगी। ठीक है, नेक्स्ट है द मैट्रिक्स ए एंड इट्स ट्रांसपोज हैव द सेम आइगन वैल्यूज। हमारे पास अगर कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स ए हो और अगर हम उसका ट्रांसपोज लें, उसके जो ट्रांसपोज की आइगन वैल्यूज होंगी वो सेम होंगी। ठीक है, अब आप देखेंगे ए की आइगन वैल्यूज गिवन है लैम्डा 1 लैम्डा 2 अप टू सो लैम्डा एन। अगर आपसे कहा जाए कि ए ट्रांसपोज की आइगन वैल्यूज बताएं तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। जो ए होता है मैट्रिक्स और उसका जो ट्रांसपोज होता है उनकी आइगन वैल्यूज सेम होती है, तो फिर ए ट्रांसपोज की आइगन वैल्यूज भी क्या होंगी, लैम्डा 1 लैम्डा 2 अप टू सो लैम्डा एन। ठीक है, नेक्स्ट देखें, इफ ए इज n by n matrix and each row sum of A or each column sum of A or both is same, then one of the eigenvalues of A is that column or row sum। क्या मतलब है इस बात का कि अगर हम कोई भी कोई हम स्क्वायर मैट्रिक्स ए ले लेते हैं, ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स हमने ले लिया, अगर उसकी हर एक रो का सम या उसके हर एक कॉलम का सम इक्वल है तो उसकी एक वैल्यू उस रो सम या कॉलम सम की इक्वल होगी। एग्जांपल देखते हैं, फॉर एग्जांपल अगर एक मैट्रिक्स में ले लूं 9 1 -5 3 -3 5 5 4 -4। अब आप देखें एक मैट्रिक्स मैंने ले लिया, इसकी रोज का सम फाइंड करें। फर्स्ट रो का अगर आप सम फाइंड करते हैं 9 + 1 10 10 -5 एक 5 आ गया फर्स्ट रो का सम। सेकंड रो को देखें 3 -3 0 हो जाएगा, प्लस 5 करेंगे 5 आ जाएगा, 5 + 4 क्या हो जाएगा 9 9 -4 ये 5। तो आप देख रहे हैं तमाम रोज का जो सम है हर एक रो का सम क्या है 5 5। अगर तमाम रोज का सम इक्वल होता है तो उस सूरत में उस मैट्रिक्स की तो कोई एक आइगन वैल्यू किसके इक्वल होगी, इस सम के इक्वल होगी। यानी अब ये जो मैट्रिक्स है ए, अगर इसकी आइगन वैल्यूज में फाइंड करूं तो उनमें से एक मुझे 5 के इक्वल भी मिलेगी। ठीक है, इसी तरह कॉलम्स के लिए भी बातें की जा सकती है। अगर तमाम अब एक ही मैट्रिक्स में आपने ये बातें नहीं देखनी, अगर आपके पास किसी भी एक मैट्रिक्स में ऐसा हो रहा है कि तमाम रोज का सम इक्वल आ रहा है तो उस सूरत में उसकी एक आइगन वैल्यू उस सम के इक्वल होगी। या फिर सम रोज की बजाय अगर कॉलम में ऐसा हो रहा है कि तमाम कॉलम्स का जो सम बन रहा है वो इक्वल है तो उस सूरत में उसकी एक आइगन वैल्यू उस कॉलम सम के इक्वल होगी। और ऐसा भी हो सकता है कि अगर आपके पास रोज को सम करने से तमाम रोज को सम करने से जो वैल्यू आ रही है, ठीक है, वो भी इक्वल है, और इसी तरह कॉलम्स को सम करने से भी कोई नई वैल्यू हो सकता है, कोई और वैल्यू आपको मिल जाए। फॉर एग्जांपल हम लेट कर लेते हैं कि जब मैं कॉलम्स को सम करती हूँ तो मुझे 6 मिलता है, तो इसका मतलब रो को सम करने से क्या मिल रहा था 5, और तमाम रोज में क्योंकि ये वैल्यू इक्वल आ रही थी हर रो का सम इसके इक्वल आ रहा था, इसका मतलब एक वैल्यू तो लैम्डा की जो आइगन वैल्यू है एक वो तो 5 होगी। इसी तरह जब मैंने कॉलम्स को चेक किया तो उसमें भी ऐसा हुआ कि तमाम रोज कॉलम्स को सम करने पे मेरे पास सेम वैल्यू आई यानी 6। तो उस सूरत में इसकी एक और आइगन वैल्यू हमें समझ पता चल जाएगी वो क्या होगी 6 होगी। तो इस तरह से आप चेक कर सकते हैं
अगर ऐसा हो रहा होगा तो हमें एक आइगन वैल्यू जो है वो पता चल जाएगी कि एक ये भी होगी इस तरह, ठीक है। नेक्स्ट है आइगन वैल्यूज ऑफ हर्मिशियन मैट्रिक्स आर ऑल रियल। अगर आपके पास हर्मिशियन मैट्रिक्स है, हर्मिशियन मैट्रिक्स क्या होता है, एक कॉन्जुगेट ट्रांसपोज इक्वल टू ए। अगर हमारा हर्मिशियन मैट्रिक्स है तो उसकी जो आइगन वैल्यूज होती है वो सारे के सारे रियल होती हैं, ठीक है। और आइगन वैल्यूज ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर आइदर जीरो और प्योरली इमेजिनरी। और जो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा उसकी आइगन वैल्यू या तो जीरो होगी या फिर प्योरली इमेजिनरी होगी, दरमियान वाला कोई केस नहीं है। यानी अगर आपको कहा जाए कि कोई स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आपको दे दिया जाता है और पूछा जाता है क्या टू इसकी आइगन वैल्यू हो सकती है, तो हमें पता होना चाहिए टू कभी भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू नहीं हो सकती। क्योंकि अगर कोई रियल वैल्यू हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू हो सकती है तो वो सिर्फ क्या होगी, जीरो। उसके अलावा कोई और रियल वैल्यू एज आइगन वैल्यू ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं हो सकती। इसी तरह अगर आपको कहा जाए कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में, तो कोई कॉम्प्लेक्स नंबर, आर्बिट्ररी कॉम्प्लेक्स नंबर देके आपसे पूछा जाए कि क्या ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू होगी, तो हर कॉम्प्लेक्स नंबर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू नहीं बन सकता। लेकिन जो कॉम्प्लेक्स नंबर प्योर इमेजिनरी होते हैं उनके बारे में कहा जा सकता है कि हाँ, अगर आइगन वैल्यू आपको कोई मिलेगी तो उनमें से ही मिलेगी। या तो आइगन वैल्यू जीरो हो सकती है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की, या फिर प्योरली इमेजिनरी हो सकती है, ठीक है। कोई और कॉम्प्लेक्स नंबर यानी कि जो इस टाइप का होगा a प्लस एयोटा बी, इस टाइप का कोई कॉम्प्लेक्स नंबर कभी भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू नहीं बन सकता। हमारे पास जो इस टाइप के यानी प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर्स होंगे, या तो ये आइगन वैल्यू बनेंगे, या फिर अगर आपके पास रियल नंबर में बात की जाए तो वो सिर्फ जीरो हो सकता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू। इसके अलावा कोई और रियल नंबर इसकी आइगन वैल्यू नहीं हो सकता, ठीक है। ये नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आइगन वैल्यूज ऑफ एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स आर ऑफ यूनिट मॉड्यूलस, ठीक है। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की जो आइगन वैल्यूज होंगी उनका अगर आप मॉड लेंगे तो आपको क्या मिलेगा, वन मिलेगा, ठीक है। इफ लैम्डा इज एन आइगन वैल्यू ऑफ एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स देन वन ओवर लैम्डा इज आल्सो इट्स ऑर्थोगोनल वैल्यू। यानी अगर हमारे पास कोई भी ऑर्थोगोनल वैल्यू और उसकी हमें एक आइगन वैल्यू मिली जो कि लैम्डा है, अगर लैम्डा ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू होगी तो वन ओवर लैम्डा भी उसकी एक आइगन वैल्यू जरूर होगी। अब ऐसा क्यों होगा इसे हम देख लेते हैं। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स बेसिकली हमारा कौन सा मैट्रिक्स होता है जो अपने ट्रांसपोज के साथ क्या करता है, कम्यूट करता है। इसके अलावा जब हम ये प्रोडक्ट देखते हैं किसके इक्वल आना चाहिए, आइडेंटिटी के इक्वल आना चाहिए। यानी चाहे आप ए ट्रांसपोज फाइंड करें या आप ए ट्रांसपोज ए फाइंड करें, ये किसके इक्वल आता है, आइडेंटिटी के इक्वल आता है। ये दोनों आपस में भी इक्वल होते हैं और ये किसके इक्वल आता है, प्रोडक्ट आइडेंटिटी के इक्वल होता है। तो ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होता है। इसी बात को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि ए का जो ट्रांसपोज होता है वो उसके इनवर्स के इक्वल होता है, ठीक है। तो हमारा जो मैट्रिक्स होता है वो फिर ऑर्थोगोनल होता है। अब आप देखें, अगर स्क्वायर मैट्रिक्स ए की अगर आपको आइगन वैल्यू पता हो जो कि लैम्डा है, तो ए इनवर्स की आप बता सकते हैं वो क्या होगी, वो वन ओवर लैम्डा होगी। इसका मतलब अगर ए की एक आइगन वैल्यू लैम्डा है तो फिर ए इनवर्स की यहाँ पे आइगन वैल्यू क्या होगी, वन ओवर लैम्डा होगी, ठीक है। अब ये मैट्रिक्स किसके इक्वल है, ये तो ए के ट्रांसपोज के इक्वल है। इसका मतलब ए ट्रांसपोज की आइगन वैल्यू भी वन ओवर लैम्डा होगी, ठीक है। अब हमें ये पता है, हमने प्रीवियस प्रॉपर्टी अभी डिस्कस की है, उसमें मैं ये देखा था कि जो मैट्रिक्स ए होता है और उसका ट्रांसपोज उनकी आइगन वैल्यू सेम होती है। अब अगर वन ओवर लैम्डा ए ट्रांसपोज की आइगन वैल्यू है तो ये फिर ए की भी आइगन वैल्यू होगी, क्योंकि ए और ए ट्रांसपोज की आइगन वैल्यू सेम होती है। तो इस तरह अगर आपके पास कोई भी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है और उसकी कोई एक आइगन वैल्यू लैम्डा है तो वन ओवर लैम्डा भी उसकी हमेशा एक आइगन वैल्यू होती है, ठीक है। आइगन वैल्यूज ऑफ एन आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स आर आइदर जीरो और वन, या तो जीरो होंगी या फिर वन होंगी, इनके अलावा कोई और आइगन वैल्यू नहीं हो सकती आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स की। इसी तरह जो यूनिटरी मैट्रिक्स होते हैं, अब यूनिटरी मैट्रिक्स क्या था हमारे पास, यूनिटरी मैट्रिक्स का मतलब है कि अगर आप कॉन्जुगेट ट्रांसपोज लेते हैं, ठीक है। जी, हम बात कर रहे थे यूनिटरी मैट्रिक्स के बारे में। यूनिटरी मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होता है जो अपने कॉन्जुगेट ट्रांसपोज के साथ क्या करता है, कम्यूट करता है, ठीक है। ए कॉन्जुगेट ट्रांसपोज ये कम्यूट भी करते हैं और इनका जो प्रोडक्ट होता है वो किसके इक्वल आता है, आइडेंटिटी के इक्वल आता है, ठीक है। ये दोनों का जो प्रोडक्ट है इसको इक्वल होना चाहिए और ये फिर किसके इक्वल आना चाहिए, आइडेंटिटी के। यानी आप ए कॉन्जुगेट ट्रांसपोज फाइंड करें या फिर ए कॉन्जुगेट ट्रांसपोज इनटू ए फाइंड करें, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आता है। तो गिवन मैट्रिक्स का होता है यूनिटरी मैट्रिक्स होता है। इसी को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि ए कॉन्जुगेट ट्रांसपोज किसके इक्वल होता है, ए इनवर्स के इक्वल होता है। ये हम इसी से बनाते हैं, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो ये हमारे पास एक यूनिटरी मैट्रिक्स होता है।
नेक्स्ट है आइगन वैल्यूज ऑफ एन इनवोल्यूटरी मैट्रिक्स आर आइदर +1 और -1। अब इनवोल्यूटरी मैट्रिक्स कैसा स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, जब आप उसका स्क्वायर लेते हैं तो आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलता है। तो इनवोल्यूटरी मैट्रिक्स की भी जो आइगन वैल्यूज हो सकती है वो या तो +1 हो सकती है या फिर -1 हो सकती है। इन दोनों के अलावा कभी भी इसकी कोई और आइगन वैल्यू नहीं होगी। ठीक है, आइगन वैल्यूज अगर आपको पता चल जाती है तो आप अपने डिटर्मिनेंट के बारे में भी अंदाजा लगा सकते हैं। अब देखिए कि हमने डिस्कस किया है कि जो इनवोल्यूटरी मैट्रिक्स होता है उसका जो डिटर्मिनेंट होता है वो या तो +1 होता है या फिर -1 होता है। इसके अलावा कोई और पॉसिबिलिटी नहीं होती, क्योंकि इसकी आइगन वैल्यूज को आप देखें या तो +1 हो सकती है या फिर -1 हो सकती है। इनके अलावा कोई और आइगन वैल्यू नहीं हो सकती। ठीक है, तो हमने आइगन वैल्यूज का प्रोडक्ट देखा था कि वो डिटर्मिनेंट के इक्वल होता है, इसलिए डिटर्मिनेंट भी या तो +1 हो सकता है या फिर -1 हो सकता है। ठीक है जी, अब हम रैंक फाइंड करने का एक और मेथड सीखने जा रहे हैं, क्योंकि डिटर्मिनेंट हम फाइंड करना सीख चुके हैं। तो अब हम रैंक फाइंड करने के लिए एक और नया मेथड देखेंगे। इससे पहले हमने रैंक फाइंड किया था यूजिंग एचेलॉन फॉर्म और रिड्यूस्ड एचेलॉन फॉर्म। हम नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज और कॉलम्स को नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज देखते थे इन एचेलॉन फॉर्म और रिड्यूस्ड एचेलॉन फॉर्म, और हम वहां से रैंक को जो है वो फाइंड करते थे। उस मेथड में क्या होता था कि बाज़ औक़ात हमें बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन करनी पड़ती है, या फिर उसमें फ्रैक्शंस आ जाते हैं मैट्रिक्स में, जिसके साथ कम कैलकुलेशन करना जो है वो मुश्किल हो जाता है। लेकिन ये जो मेथड है ये बहुत सिंपल है, इससे इजीली हम जो है वो रैंक कैलकुलेट कर सकते हैं। अब किस तरह से इस मेथड को अप्लाई करेंगे ये हम इस एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। ठीक है, चलिए जी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, ठीक है, 1 प्लस लेंगे आप। ठीक है, हम क्या करने जा रहे हैं, रैंक फाइंड करने जा रहे हैं। इस गिवन मैट्रिक्स का आप देख सकते हैं कि हायर ऑर्डर का मैट्रिक्स है, तो अगर आप इसका रैंक फाइंड करते हैं रिड्यूस्ड एचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद आपको काफी ज्यादा एलिमेंट्री ऑपरेशंस अप्लाई करने पड़ेंगे, फिर जाके आपको इसका रैंक पता चलेगा। ठीक है, अब हम यहाँ देखेंगे कितना जल्दी जो है वो हम रैंक फाइंड कर लेंगे। हम यहाँ पे फाइंड कर रहे हैं ए का रैंक। ठीक है, और इसको सबसे पहले जब आप फर्स्ट यानी कि हम क्या करेंगे, मेथड को बार बार अप्लाई करेंगे जब तक कि हमें रैंक नहीं मिल जाएगा। जब आप फर्स्ट टाइम इस मेथड को अप्लाई करेंगे 1 प्लस लिखेंगे, फिर दोबारा अगर आपको अप्लाई करना पड़ता है फिर 1 प्लस लिखेंगे। तो ये काम आपने करना है, 1 प्लस लिखेंगे, फिर आपके पास यहाँ पे रैंक आ जाएगा, और रैंक किसका आएगा, यहाँ एक मैट्रिक्स लिखेंगे। और वो मैट्रिक्स हम किस तरह से बनाएंगे, आप देखेंगे कि हमारा ये जो गिवन मैट्रिक्स था इसका ऑर्डर जो है वो रिड्यूस होता चला जाएगा इस मेथड को अप्लाई करने से, जिससे हमारे पास हमारे लिए जो रैंक है वो फाइंड करना बड़ा आसान हो जाएगा। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस मैट्रिक्स में डिटर्मिनेंट्स को लिखेंगे ऑर्डर 2 by 2 पे। अब वो किस तरह से बनेंगे, सबसे पहले देखें आपने क्या करना है, ये जो ये हमारे पास फर्स्ट 2 रोज हैं, इनके ये दोनों कॉलम्स, यानी कि अगर मैं इसको एक कॉलम कंसीडर कर लूँ, आपने इन दोनों को ले लेना है। या आपके पास आ जाएगा पहला एलिमेंट यहाँ पे 1 -1 है। ठीक है, इसको आपने लिखना है -2 0 इसके साथ। फिर आप क्या करेंगे, ये जो एलिमेंट था ये -2 0, इन दोनों एलिमेंट को छोड़ देना, नेक्स्ट आ जाने हैं इसी रो के इन दोनों एलिमेंट पे। आपने इसको हर एक एलिमेंट के साथ लिखना है, यानी कि ये जो दो एलिमेंट थे इनको आपने बार बार लिखना है, यानी हर एक एलिमेंट के साथ लिखेंगे। जब भी कोई से दो एलिमेंट पकड़ेंगे रो को, इनको आपने हमेशा साथ लिखना है। तो दरमियान वालों को स्किप करना है, नेक्स्ट पे चले जाना है। तो यहाँ 1 1 आ जाएगा इसका डिटर्मिनेंट, फिर इसको स्किप करना है, इसको लिखना है। तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, फिर आप लिखेंगे 1 -1, हमने इसको लिख लिया। इसको अब आपने स्किप करना है, इसको लिखें, यहाँ आ जाएगा 0 -2, फिर 1 -1। अब इस लास्ट 2 एलिमेंट्स को लिखें, 5 2। ठीक है, उसके बाद आपने क्योंकि इस रो को लिख लिया है, अब इसको दरमियान से स्किप कर देना है। फिर आपने क्या करना है, ये थर्ड रो पकड़नी है, इस फर्स्ट रो को आपने इसके साथ फिर से एंगेज करना है, यानी अब आप फर्स्ट रो को नहीं छोड़ेंगे, अब दरमियान वाली को स्किप कर देंगे। अब हमारे पास दो रोज कौन सी हैं, एक फर्स्ट रो है एक थर्ड रो है। अब इसके एलिमेंट को बिल्कुल इसी तरीके से हमने लिखना है डिटर्मिनेंट में। चलिए जी लिखते हैं, 1 1 आ जाएगा, पहले 1 1 आ जाएगा, और यहाँ से क्या आएगा, -2 -6, -2 -6। फिर जिस तरह हमने पहले किया था कि ये जो पहले दो एलिमेंट होंगे इसको आपने हर एक के साथ लिखना है, तो ये 1 1 तो फिर से आ जाएगा, और यहाँ क्या आ जाएगा 1 और 3, तो ये 1 और 3 आ गया। फिर 1 1, अब किसकी बारी है, 1 और 3 हो चुका, इसको छोड़ दें। फिर 0 -2, ये 0 -2, फिर 1 1, अब 5 और 12, ये लिख लिया। फिर नेक्स्ट रो में आपके पास क्या आ जाएगा, अब आपने देखें सेकंड रो को भी लिख लिया, थर्ड को भी लिख लिया, इन दोनों को छोड़ दें, बाकी अब आपके पास लास्ट रो बची, इसको फर्स्ट रो के साथ लिखें। 1 और 2 आ जाएगा, पहले 1 2 आ जाएगा, और यहाँ से -2, और नीचे क्या है -3। फिर इस एलिमेंट को तो आपने हर एक के साथ लिखना है, 1 2, और यहाँ से सेकंड एलिमेंट क्या बनेगा, -2, सॉरी ये तो हो गया 1 0, तो यहाँ से आपके पास आएगा 1 0, फिर 1 2 0 2,
फिर 1 2 और 5 3, ये आपके पास आ जाएगा। अब ये डिटर्मिनेंट इवेल्युएट कर लें और इस प्रोसेस को आपने फिर से अप्लाई करना है। अब आप देखिए यहाँ लिख लेते हैं, हमारा क्या आएगा हमारे पास 1 प्लस रैंक ऑफ, अब यहाँ मैट्रिक्स जो बनेगा वो डिटर्मिनेंट से बनेगा। आपको पता है डिटर्मिनेंट फाइंड करें, 1 0 0 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 2, लेकिन एक फॉर्मूले की वजह से यहाँ से क्या आएगा -2 मिलेगा आपको। 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1, और ये माइनस इंटू माइनस जो हमारा फॉर्मूले का होता है ये प्लस कर देगा इसको, तो यानी 1 + 1, यहाँ से डिटर्मिनेंट आपको 2 मिलेगा, यहाँ से डिटर्मिनेंट आपको -2 मिलेगा, यहाँ से आपको क्या मिलेगा 2 इंटू 5 माइनस इंटू माइनस 5 + 5 यानी कि 7। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आ जाएगा इसका डिटर्मिनेंट -6 और +2, ये -4 हो जाएगा। फिर 3 - 1, ये 2 हो जाएगा। फिर -2 आ जाएगा, 12 - 5 7, -3 + 4, ये +1 हो गया, 1 ये 0 हो गया, -2 2, यहाँ से 2 आएगा, यहाँ से 3 - 10, तो 3 - 10 -7। अब ये नया मैट्रिक्स बन गया, इसमें फिर से इस प्रोसेस को अप्लाई करेंगे। जी, आप देखेंगे कि हमारा जो मैट्रिक्स था उसका ऑर्डर जो है वो रिड्यूस हो चुका है। पहले 4 रोज थी, अब आपके पास कितनी आ गई 3। जितनी बार आप इस मेथड को अप्लाई करेंगे हर बार एक रो कम होती चली जाएगी। ठीक है, अब मजीद इसको दोबारा से अप्लाई करेंगे। मैंने आपको बताया था जितनी बार इस मेथड को अप्लाई करेंगे आप 1 प्लस करेंगे, तो ये 1 तो ऑलरेडी था, एक 1 प्लस फिर से आ जाएगा क्योंकि हम सेकंड टाइम इसको अप्लाई कर रहे हैं। 1 प्लस रैंक, अब यहाँ पे फिर से एक मैट्रिक्स बनेगा जो कि डिटर्मिनेंट से बनाया जाएगा। उसी तरह हमने फिर से डिटर्मिनेंट्स को लिखना है। पहले इन दोनों रोज को ले लें, यहाँ आ जाएगा -2 -4, इसके साथ ये 2 2 आ जाएगा। फिर -2 -4 तो सबके साथ चलेगा, फिर ये दोनों आ जाएंगे -2 -2, फिर -2 4, और ये 7 7 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, फिर दरमियान वाली रो को छोड़ दें, फर्स्ट रो को इसके साथ लिखें, -2 1 2 -2, फिर -2 1, ये लिख चुके हैं। अब इसकी बारी -2 2, फिर आपके पास -2 1 7 -7। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 + 1 2 प्लस रैंक। अब यहाँ जो मैट्रिक्स बना उसको लिख लें, -2 को जब 2 से मल्टीप्लाई किया -4, और ये +8, -4 + 8 +4 हो गया। ठीक है, फिर आपके पास इसका क्या आएगा, ये हमारे पास क्या था, ये -2 था, -4 -2 -2, ये -2 था। चलें जी, +4 और -8, ये -4 हो गया, ये क्या -2 × 7 -14 और -28, -14 और -28, ये आ जाएगा 4 और 8 12, और 1 और 2 3 और 4, ये -42 आ जाएगा आपके पास। जी, यहाँ हमारे पास -2 -4 था, तो यहाँ पे भी -2 -4 आएगा, इसे आप करेक्ट कर लें। फिर आपके पास देखिए डिटर्मिनेंट क्या बनेगा, -2 × 7 14 हो गया था माइनस का, और ये प्लस का क्या हो जाएगा, प्लस आपके पास 28 आ जाएगा, -14 और +28, तो आपके पास क्या बचा +14, तो यहाँ पे +14 आ जाएगा। अब सेकंड रो में चले, माइनस माइनस +4 हो गया, -2, तो आपके पास क्या आया 2, और यहाँ से -4 +2 हो जाएगा, तो ये +2 आ गया आपके पास, सॉरी -2 आएगा। फिर आपके पास माइनस माइनस +14 -7, तो ये आपके पास क्या आ गया +14। ठीक है, अब आप देखेंगे एक बार फिर से अप्लाई करते हैं इस मेथड को। जब आप फिर से अप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 2 प्लस, एक बार फिर अप्लाई करेंगे तो 1 प्लस फिर से लिखना पड़ेगा, रैंक ऑफ मैट्रिक्स। आप देखा, आपने देखा कि हमने पहले हमारी 4 रोज थी, एक बार अप्लाई किया एक रो कम हो गई 3 तक चला गया, इसके बाद हमने फिर से अप्लाई किया, फिर नेक्स्ट स्टेप पे एक रो कम हो गई, ये रो 2 रो रह गई हमारे पास। अगर आप एक बार फिर अप्लाई करेंगे तो आपके पास एक ही रो रह जाएगी, अगर वो जीरो नॉन जीरो रो हुई तो रैंक मिल जाएगा 1 यहाँ से इस मैट्रिक्स का, अगर वो जीरो रो हुई तो उसका रैंक क्या हो जाएगा 0। तो इस तरह बड़ा इजीली ये इवेल्युएट हो जाएगा। चलें जी, इस पे अप्लाई करेंगे तो 4 2, इसको इसके साथ लिखेंगे -4 -2, फिर इसको छोड़ दें, इसको इसके साथ लिखें 4 2 14 14, और ये मैट्रिक्स हो गया खत्म। 2 + 1 यहाँ से क्या मिला 3, प्लस रैंक ऑफ मैट्रिक्स, यहाँ पे आपको एक रो मैट्रिक्स मिलेगा। 4 को -2 से मल्टीप्लाई किया 8,
प्लस माइनस, यहाँ से आपको क्या मिलेगा, -8 + 8, यानी डिटर्मिनेंट क्या हो गया, 0। इसका डिटर्मिनेंट देखें, ये जो हमारा लास्ट डिटर्मिनेंट था -2 × -7, ये +14 हो गया था, और -7 करेंगे तो +7 मिलेगा आपको यहाँ से। तो यहाँ आपके पास क्या आएगा, 14 और 7। चलें जी, इसका डिटर्मिनेंट क्या आएगा, 4 × 7 28, -14 × 2 वो भी 28, यानी 28 -28 ये भी क्या हो गया, 0। तो आपको जो है वो नल मैट्रिक्स मिला ऑर्डर 1 का, सॉरी, इसका जो ऑर्डर होगा वो 1/2 होगा, ठीक है। चलिए, हमें ऑर्डर से यहाँ कंसर्न नहीं है, ये एक नल मैट्रिक्स है, और नल मैट्रिक्स का जो रैंक होता है वो क्या होता है, 0 होता है, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। तो आपके पास यहाँ पे क्या आ गया, 3 + 0, और यहाँ हम किसको सॉल्व कर रहे थे, हम ए का रैंक फाइंड कर रहे थे, ये रैंक ऑफ ए की वैल्यू मिली हमें, तो ये रैंक ऑफ ए है। क्या आया रैंक ऑफ ए हमारे पास, 3। चलें जी, हो गया। इस तरह से आप बड़ा इजीली जो है वो हायर ऑर्डर मैट्रिसेस के रैंक भी फाइंड कर सकते हैं, तो इसमें इतनी ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ती, ठीक है। जी, नेक्स्ट हम कुछ वेल नोन स्क्वायर मैट्रिसेस के रैंक को जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले देखिए, हमारे पास आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है। आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स अगर हमारे पास होता है, जो उसका रैंक होता है वो उसके ट्रेस के इक्वल होता है। अब देखिए, ये कितना इंटरेस्टिंग है कि अगर आपके पास आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स दे दिया जाता है और आपको कहा जाता है इसका रैंक बताएं, तो आपको फाइंड करने की जरूरत ही नहीं है, उसका ट्रेस फाइंड करें, जितना ट्रेस होगा उतना उसका रैंक होगा। अब ट्रेस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ट्रेस क्या होता है, किसी भी मैट्रिक्स के ट्रेस से मुराद होता है उसकी डायगोनल एंट्रीज का सम, ठीक है। एक और बात आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स के हवाले से याद रखिएगा कि हमने ये देखा था कि जो आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स होते हैं, कि जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू होती है या तो 0 होता है इसका डिटर्मिनेंट, या फिर 1 होता है, इसके अलावा इसके डिटर्मिनेंट की कोई और वैल्यू नहीं होती। 1 कब होता है, जब आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स हम जो ले रहे हैं वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो। इसके अलावा आइडेंटिटी मैट्रिक्स के अलावा अगर आप कोई भी आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स लेते हैं, उसका डिटर्मिनेंट क्या होता है, 0 होता है। और हम ये भी डिस्कस कर चुके हैं कि अगर किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 होता है, तो उस मैट्रिक्स का जो रैंक होता है वो उसके ऑर्डर से लेस होता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स के अलावा, अगर आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स को ले रहे हैं आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स के तौर पे, तो उसका रैंक उसके ऑर्डर के इक्वल होगा, क्योंकि ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। अगर आपके पास डिटर्मिनेंट किसी भी मैट्रिक्स का अगर डिटर्मिनेंट जो है वो नॉन जीरो होता है, अगर स्क्वायर मैट्रिक्स आपने लिया, ठीक है, जाहिर सी बात है हम डिटर्मिनेंट फाइंड कर रहे हैं, हम स्क्वायर मैट्रिक्स की बात करेंगे। अगर किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जो है वो नॉन जीरो होता है, तो उस सूरत में उसकी जो रैंक होती है वो उसके ऑर्डर के इक्वल होती है। तो रैंक को आप इस तरह से भी देख सकते हैं, अगर आपने मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड किया और ये नॉन जीरो आ गया, तो आप सीधा सीधा कहेंगे कि जो इसका ऑर्डर है वो उसका रैंक है। लेकिन अगर ये डिटर्मिनेंट जो है वो इक्वल टू 0 आ जाता है, तो उस सूरत में उस मैट्रिक्स की जो रैंक है उसके ऑर्डर से लेस हो जाती है, ठीक है। अब हमारे पास जो आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स हैं जितने भी, उनमें से सिर्फ आइडेंटिटी का जो डिटर्मिनेंट है वो नॉन जीरो है। उसके अलावा जितने भी आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है सबका डिटर्मिनेंट 0 है। इसका मतलब ये हुआ तमाम आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स के अलावा उन सबका जो रैंक है वो उनके ऑर्डर से लेस होता है, ठीक है। चले जी, आगे देखें। फॉर अ नीलपोटेंट मैट्रिक्स, रैंक इज लेस देन द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। जो नीलपोटेंट मैट्रिक्स होता है इसका रैंक इसके ऑर्डर से लेस होता है। अब इसमें ऐसा क्यों हो रहा है, हम डिटर्मिनेंट में ये डिस्कस कर चुके हैं कि जो नीलपोटेंट मैट्रिक्स होता है इसका डिटर्मिनेंट हमेशा 0 होता है। तो जब 0 होगा डिटर्मिनेंट, तो और जो रैंक होगा वो उसके ऑर्डर से लेस हो जाएगा, ठीक है। यानी अगर ये ऑर्डर एन का मैट्रिक्स हुआ, ठीक है, ऑर्डर एन का अगर हमारे पास ये नीलपोटेंट मैट्रिक्स था, तो जो इसका रैंक होगा अगर हम उसको आर ले लें तो वो लेस देन एन होगा, ठीक है। रैंक ऑफ इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स इज इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। अब जो इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स होते हैं, इनका जो डिटर्मिनेंट होता है या तो +1 होता है या -1 होता है, इसके अलावा इनके डिटर्मिनेंट की कोई और वैल्यू नहीं होती। अब +1 हो या फिर -1 हो, दोनों सूरतों में इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट है वो तो नॉन जीरो है, +1 भी नॉन जीरो है, -1 भी नॉन जीरो है। इसका मतलब ये सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो जब भी आपके पास सॉरी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, तो जब भी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स आता है यानी जिसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होता है, उसका रैंक उसके ऑर्डर के इक्वल होता है। तो इस तरह से हमारे पास जो इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स हो गए, उनका जो हमारे पास रैंक होगा उनके ऑर्डर के इक्वल होगा। तो अगर आपको इन प्रॉपर्टीज का पता है तो आप यहाँ से भी रैंक बता सकते हैं। इसके बाद ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स आ जाते हैं। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स जो होते हैं वो भी नॉन सिंगुलर होते हैं, क्योंकि इनका जो डिटर्मिनेंट होता है वो किसके इक्वल होता है, या +1 होता है या फिर -1 होता है। तो दोनों ही सूरतों में इनका जो डिटर्मिनेंट है वो नॉन जीरो है। तो ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होते हैं, इसलिए इनका रैंक भी इनके ऑर्डर के इक्वल होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है रैंक ऑफ ऑड ऑर्डर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज लेस देन द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि अगर हमारे पास कोई ऑड ऑर्डर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है, तो उसका जो डिटर्मिनेंट होता है वो किसके इक्वल होता है, वो 0 के इक्वल होता है। अब डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 आ गया है, तो रैंक जो है वो ऑर्डर से लेस हो जाएगा, ठीक है। चलें जी,